चलिए जी, तो शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। अब मैं बिल्कुल एक कहानी की तरह तुम लोगों को ये समझाने वाली हूँ ताकि तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाए। ध्यान देना, लेटर टू गॉड लिखा किसने है? G.L. फ्यूंसिस ने लेटर टू गॉड लिखा है। अब ये जो लेटर टू गॉड है ना, ये है एक हमारे फार्मर के बारे में। तो बहुत टाइम पहले की बात है बच्चों। एक फार्मर हुआ करता था, फार्मर का नाम था लेंचो। फार्मर का नाम क्या था? लेंचो। ठीक है। लेंचो एक बहुत ही हार्डवर्किंग फार्मर था। अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और उसकी जो फील्ड थी ना, वो कॉर्न की थी। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे फोटो में देख सकते हो, जो भुट्टे होते हैं, कॉर्न होते हैं, उसकी फील्ड थी उसकी। तो भाई इस साल भी लेंचो ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, पर शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ठीक है। अब लेंचो का जो घर था ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना। तो लेंचो का जो घर था ना, वो क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, टॉप ऑफ अ लो हिल। अब इसका क्या मतलब है? टॉप ऑफ अ लो हिल, एक नीची हाइट की पहाड़ी थी, ज्यादा ऊंची हाइट की नहीं थी। जैसे कि आप देख सकते हो, एक नीची हाइट की पहाड़ी थी, पर उस नीची हाइट की पहाड़ी पे टॉप पे लेंचो का घर था। तो आप क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल या टॉप ऑफ अ लो हिल कुछ भी बोलो, दोनों सही है। सो लेंचो का घर यहाँ पर था एंड उसके पास फील्ड थी किसकी? राइप कॉर्न की। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन पूरे सुबह वो केवल एक ही डायरेक्शन में देखता रहा और वो डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उसे लग रहा था आज तो बारिश होगी। उसकी फील्ड को केवल और केवल बच्चों एक ही चीज की जरूरत थी, और वो क्या था? वो था हमारे पास राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इसकी उसको जरूरत, मतलब फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को किसकी जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी, कि अगर बारिश हो जाए तो मेरी फसलें अच्छी हों, और वो अच्छी होगी तो भैया पैसा भी मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भाई बैठकर देख रहे हैं कि आजा भाई, आज तो बारिश, आजा आजा भाई, आजा प्लीज आजा यार। ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है वो बोलती है, अरे खाना खा लो भाई, अंदर आ जाओ, खाना खा लो। तो अब लेंचो और लेंचो के जितने भी चुंगू मुंगू बच्चे बाहर होते हैं, वो सारे अंदर आ जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं। अब खाना खाते खाते जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग जाती हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अब भाई बारिश आ गई, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। अब जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो हमें होती है भैया खुशी। राइट और रॉन्ग? जल्दी बताओ, हमें खुशी होती है कि नहीं? कि अरे भाई मेरे को तो 4 करोड़ रुपए चाहिए, मिल गए, खुशी। ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर लेंचो को क्या चाहिए? बारिश, उसे मिल गई, खुशी। अब बोर्ड के एग्जाम में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो रेन ड्रॉप्स को क्या बोलता है? न्यू कॉइन्स। वो न्यू कॉइन्स क्यों बोलता है? क्यों उसने तुलना करी रेन ड्रॉप और कॉइन्स की? क्योंकि ऑब्वियसली बारिश से फसल अच्छी होगी और उससे फिर वो बेच के अपने पैसे ला सकता है। ठीक है। तो वो बोल रहा था, अरे अरे वाह, ये तो बारिश नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं। अब जो बड़ी बूंदे थी उसे उसने बोला 10 सेंट। 10 सेंट क्या होता है? ये करेंसी है लेटिन अमेरिका साइड की। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ छोटा करेंसी है ना पैसा, वैसे ही। ठीक है। सो 10 सेंट। और जो छोटी वाली थी उन्हें बोला 5 सेंट्स, कि भाई ये बारिश की बूंदे बूंदे नहीं है, ये तो पैसा गिर रहा है, पैसा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि न्यू कॉइन, नॉट सिल्वर कॉइन सतपाल, नॉट सिल्वर कॉइन, न्यू कॉइन्स बोला गया है। अब आगे क्या हुआ देखो। सडनली बहुत तेज बेटा एक ना विंड चलने लगती है, एक तूफान सा चलने लगता है। अभी सारी चीजें सही जा रही होती हैं एंड सडनली ये क्या हुआ भाई साहब? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड उसके साथ साथ आपको पता है क्या? हेलस्टोन। हेलस्टोन क्या होते हैं? ओले। अब ओले हम सबने देखे हैं, हम सबने खाए हैं, राइट? एकदम ऐसे छोटू छोटू से वाइट वाइट से बर्फ जैसे गिरते हैं। सो भाई बहुत तेज हवाओं के साथ जो ओले हैं ना, वो भी गिरने लग गए। अब आप बताओ, अगर ओले गिरेंगे, तूफान आएगा, तो फसलें कहाँ बचेंगी? नहीं बचेंगी। अब धीरे 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 उसे चिंता होने लगी, और ओले किसकी तरह लग रहे थे? बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले अपने नंबर खुआते हैं। आपको याद रखना है बेटा, ओलो को क्या बोला? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखकर बताओ। ओलो को क्या बोला? सिल्वर कॉइन्स। ठीक है। और बारिश की बूंदों को क्या बोला? न्यू कॉइन्स। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। आप उल्टा कर देते हो, उसे सिल्वर उसे न्यू बोल देते हो, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे क्या हुआ?
अब भाई वो बहुत ज्यादा चिंता में हो गया, वो प्रे करने लगा कि अरे भाई ऐसा ना हो ना हो। पर देखते ही देखते उसकी पूरी फील्ड व्हाइट हो गई, ऐसे जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जैसे अगर हम किसी के ऊपर नमक डाल देंगे तो सारी चीज व्हाइट हो जाएगी, नमक व्हाइट होता है। तो बिल्कुल ओले 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 ही दिख रहे थे, और पूरी फील्ड ओलों की वजह से व्हाइट दिख रही थी। अब क्या हुआ, एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं बचा, इतना भारी तूफान आया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो फील्ड थी कॉर्न की वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, वो भी पूरी बच्चों तहस नहस हो गई। अब बेचारा लेंचो ऐसे बीच में जाके बैठ जाता है और बोलता है अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरी फैमिली को क्या दूंगा। और वो अपने बच्चों को बोलता है अब प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब ये क्या होता है बच्चों, प्लेग ऑफ लोकस्ट? प्लेग होता है लार्ज ग्रुप, लोकस्ट होते हैं कीड़े जो फसल खा जाते हैं। तो वो बोलता है अगर वो कीड़े भी आए होते ना ग्रुप में जो फसल खाते हैं, वो भी हमें थोड़ा तो छोड़ ही जाते, इतना नुकसान नहीं करके जाते जितना नुकसान इस तूफान के आने से मेरा हो गया है। अब बच्चों वो रात बहुत दर्दनाक थी लेंचो और उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, पूरी रात, जस्ट एक सेकेंड देना, ओके। सो पूरी रात लेंचो केवल अपने अपने एक होप, एक आशा की किरण उस पर बची थी, और वो क्या था, भगवान। अच्छा, हमारे साथ भी होता है कि नहीं, मान लो हमने बहुत मेहनत करी, हमारा पेपर फिर भी बेकार चला गया, तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान बचा लेना, बोलते हैं कि नहीं? हमारे में एक श्रद्धा है ना, सब भगवान को तो मानते हो ना भाई साहब, यस और नो? अपने अपने भगवान को मानते हो ना, कि नहीं भगवान जी प्लीज मुझे बचा लेना, आगे से नहीं होगा। थोड़ा सा रहता है ना कि शायद शायद कुछ मिरेकल हो जाए और शायद ऐसा हो जाए जो हम चाहते हैं, राइट। बट इतनी श्रद्धा भी किसी में नहीं देखी कि जो भगवान को लेटर लिख दे, और लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दे। तो अब रात भर लेंचो क्या है, भगवान के बारे में सोचता है। बचपन से ही बताया गया था कि भगवान जो है वो सब देख सकते हैं, यानी कि जो आपके दिल और दिमाग में है ना वो भी भगवान देख सकते हैं। तो लेंचो बेचारा को यही समझाया गया था, उसे यही पता था कि भगवान सब देख सकते हैं। सो लेंचो एक बहुत स्ट्रांग मैन था, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ही स्ट्रांग आदमी था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह, यानी कि इतनी बहुत मेहनत करता था अपनी फील्ड्स में, बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली फार्मर्स को लिखना नहीं आता, राइट। यहाँ पर बताया गया है कि भाई लेंचो को जो था वो लिखना आता था, और ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं। अब क्या हुआ, अब जब नेक्स्ट संडे आया, डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में उसने लेटर लिखना शुरू करा, बैठ गया अपना ताम झाम उठाकर और लेटर लिखना उसने शुरू करा। जो उसने डिसाइड करा कि मैं खुद शहर लेकर जाऊंगा और मैं खुद वो जो लेटर है वो पोस्ट करके आऊंगा। अब वो लेटर क्या था, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो सही में जेन्युइनली भगवान को लेटर लिख रहा था, और लेटर के अंदर उसने भगवान से मांगे थे बच्चों 100 पैसोस। कितने मांगे थे ये आपको याद रखना है कि भगवान देखो सारी चीजें तो तबाह हो गई हैं, आपने खुद ने देखा है कि नेचर ने मेरे साथ क्या करा, प्रकृति ने मेरे साथ क्या करा। अब अगर आपने भी हमारी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है ना। मैं दोबारा से भी अपनी फील्ड पे मेहनत कर सकूं उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे 100 पैसोस दो, ऐसे उसने लिख दिया। अब वो लेकर गया पोस्ट ऑफिस। तो भाई जैसे ही वो गया तो जो वहां का कर्मचारी था जिसने लेटर उठाया वो बहुत हंसा, बोलता है अबे पागल, भगवान को लेटर लिख रहा है, क्योंकि उस पर कोई एड्रेस नहीं था, केवल था गॉड। अब वो बोल रहा है ये मैं कहाँ देने जाऊं, या मैं कैलाश पे जाऊं देने, कहाँ जाऊं मैं इसको देने। अब वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर एक फैट, थोड़ा सा मोटा, एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, है ना, जॉली किस्म का, हंसमुख किस्म का, फ्रेंडली किस्म का आदमी था, जो लेटर देख के हंसने लगा। बट हंसते हंसते एकदम से इमीडिएटली वो चुप हो गया, वो सीरियस हो गया। उसे शायद किसी चीज का एहसास हुआ बच्चों, उसे कोई रियलाइजेशन हुआ, और इसीलिए वो बिल्कुल चुप हो गया हंसते हंसते। सो इन ऑर्डर टू नॉट द शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उसको रियलाइज हुआ कि यार काश लेंचो जैसी श्रद्धा मेरे पास भी होती, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि इसने भगवान को लेटर लिखा है, बट हम लोग शायद ये नहीं देख पा रहे कि इसने कितनी श्रद्धा से लेटर लिखा है, राइट। तो वो बोलता है कि यार नहीं, ये श्रद्धा तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो क्योंकि अब भगवान को लेटर तो कहीं देने जाएंगे, भगवान खुद नहीं आते ना,
किसी ना किसी के रूप में आ जाते हैं, राइट और रॉन्ग। अब भगवान खुद तो आएंगे नहीं 21वीं सदी में नीचे हमें दर्शन देने, बट हाँ हमारी हेल्प के लिए वो वेरियस किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड करा कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं इसके लेटर का आंसर करूंगा, रिप्लाई करूंगा। अभी तक उसने लेटर खोला नहीं, उसे लगा ऐसी भगवान को चिट्ठी लिख रहा होगा, मैं भगवान बन के लेटर का रिप्लाई कर दूंगा। अब उसने जब देखा कि चिट्ठी खोली कि अरे नहीं नहीं, इसको तो भैया पैसे भी चाहिए, खाली रिप्लाई से कुछ नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, 100 पैसों की भी जरूरत है इसको। तो अब उसने बोला यार देखो डिसाइड तो मैंने कर लिया है, अब मैं पीछे तो हटूंगा नहीं, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे जो भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनसे मैं थोड़ा सा चैरिटी के रूप में पैसे मांगता हूँ, ठीक है, कि भाई एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, हम किसी गरीब का भला ही कर रहे हैं। और उसने खुद भी, ये नहीं है केवल लोगों से मांगा, उसने खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे जितना उससे हो सकता था उसने दिए, अपने फ्रेंड से भी पैसे मांगे, ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या कर लिए, उसने आधे आधे पैसे, आधे से थोड़े से ज्यादा पैसे उसने अरेंज कर लिए, ठीक है। अब सब लोग रेडी भी हो गए कि हाँ भाई हम एक परोपकार कर रहे हैं, हम एक चैरिटी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। अभी क्या हुआ, उससे केवल 70 पैसों की अरेंजमेंट हो पाई। मांगे कितने थे लेंचो ने, 100, यहां पर उन्होंने कितने कलेक्ट कर पाए, 70 पैसों, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेंचो आता है अगले हफ्ते और वो देखता है और उसकी शक्ल पे स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है ना, आश्चर्य नहीं होता। जैसे कि अगर मैं भगवान को लेटर लिखूंगी और मुझे रिप्लाई आ गया तो मैं शॉक्ड होंगी, एंड आप लोग भी शॉक्ड होंगे कि अरे भगवान ने भी हमें रिप्लाई किया, वाह कितनी बढ़िया बात है। बट यहाँ पर इस इंसान के फेस पे थोड़ा सा भी आश्चर्य बच्चों नहीं था, इतना उसका श्रद्धा, इतनी उसका कॉन्फिडेंस था। बट वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया जैसे उसने पैसे काउंट करे, ठीक है, उसने देखा कि पैसे पूरे नहीं है, केवल 70 पैसों हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अब उसने डिसाइड करा कि मैं एक दूसरा लेटर लिखूंगा भगवान को। अब उसने उसके अंदर क्या लिखा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे, यानी कि मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे पास केवल कितने आए हैं, 70। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, प्लीज आप मुझे बाकी भी भेजो क्योंकि मुझे जरूरत है। उसको बिल्कुल दुनियादारी की समझ नहीं कि भगवान आपके लेटर का रिप्लाई नहीं करेंगे, उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि किसने मेरी मदद करी, किसने नहीं, उसे लग रहा है भगवान ने ही करी। तो वो गुस्से में आ गया, उसने बोला कि भगवान प्लीज आप 100 पैसे भेजो, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना तो भगवान मेरे को मना कर सकते हैं, ना भगवान से गलती हो सकती है, तो जरूर इंसानों ने ही कुछ ना कुछ चाल चली है। तो उसे शक होने लगा पोस्ट ऑफिस वाले लोगों पर कि इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। अब वो आगे क्या बोलता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कि आप मुझे ना इनके जरिए, पोस्ट ऑफिस वालों के जरिए प्लीज पैसे मत भिजवाना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। और यही हमारे चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी है। बंच ऑफ क्रूक कौन होते हैं, जो लोग ईमानदार नहीं है, बेईमान लोग। तो अब सोचो जिन लोगों ने उसकी मदद करी उन्हें ही वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो बेईमान लोग हैं, आप प्लीज इनके थ्रू ना मेरे पास कुछ भी मत भिजवाना, ठीक है बेटा। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ओके, समझ में आया, लेटर टू गॉड। मैम मैं आपकी कल की स्ट्रैटेजी से दो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद कर पाया हूँ। वेरी गुड बेटा, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि आप स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, आप सीरियस हो, ये जान के ही मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। आयरनी मतलब होता है बेटा जब हमने किसी और चीज की उम्मीद की, बिल्कुल अपोजिट हो गया, कि जिन लोगों ने उसकी मदद करी उन्हीं लोगों पे उसने इल्जाम डाल दिया, समझ रहे हो। मान लो मैंने तुम्हारी मदद करी, तुमने मुझे ही उल्टा बोल दिया, सो दिस इज व्हाट आयरनी, कि जो तुम्हारी हेल्प कर रहा था तुमने उसे बेईमान बोल दिया, ठीक है जी। एक बारी फटाफट से स्पैम कर दो यस मैम। ये चैप्टर्स मैंने सारे के सारे अलग अलग भी पढ़ा रखे, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग्स, ठीक है, लाइन बाय लाइन भी पढ़ा रखा है, क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं।
प्लेलिस्ट में लिंक है, जस्ट इन केस किसी बच्चे को देखना है वो देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं अभी भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर आप ढंग से सुनोगे तो एक एक आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड में आने वाला है इस चैप्टर से वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला के बारे में है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे बच्चों, फटाफट से बताओ इन द कमेंट सेक्शन। नेल्सन मंडेला कौन थे, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है कौन थे, और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, बता भी रखा है कि कौन थे। सो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि नेल्सन मंडेला कौन थे। और थोड़े से यार कमेंट में एक्टिव रहो, ऐसे रहते दिवाली पे। हाँ, तुमसे ज्यादा एक्टिव तो मैं हूं। यस बेटा, अमेरिकन नहीं कशिफ, अफ्रीकन। अमेरिका में थोड़ी थे वो, साउथ अफ्रीका में थे। देखिए, नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी थे। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुन लिया आपको समझ में आ जाएगा, फिर नहीं सुनोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे दर दर। जैसे अभी भी मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम लेटर टू गॉड में ये नहीं दिक्कत है वो, मतलब आपने क्लास 10th का पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ रखा। तो अब आप लोग खुद देख लो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसे निकालोगे बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड। वो देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, बट मैं कुछ बोल नहीं रही। अब अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था, मान लो साउथ अफ्रीका है, मान लो क्या साउथ अफ्रीका है, उसमें गोरे लोग जो थे वो रूल कर रहे थे। अब गोरे लोग साउथ अफ्रीका में आपको पता है डार्क स्किन लोग हैं, राइट, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, है ना, भगवान ने उन्हें ऐसी बनाया। अभी ये लोग क्या करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। क्यों? क्योंकि तुम काले हो। ठीक है कि भाई यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वो मत, उनकी जितनी भी फ्रीडम थी ना वो अपनी मुट्ठी में कर रखी थी। जैसे हमारे भारत में आ गए थे, हमें कर लिया था अपनी मुट्ठी में, राइट, वैसे ही वहां जाकर उन पे रूल करने लगे और उनके साथ ये भेदभाव करने लगे। ठीक है कि ये तो मेरा है, हट हट उसे मत छू, आए हाय ये वो, तो ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट उन्हें देने लगे। ठीक, अब कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता तो जेल में डाल देते, उसे टॉर्चर करते, अपनी फैमिली से अलग कर देते। तो नेल्सन मंडेला एक एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी थे। जैसे हमारे भारत में जब अंग्रेज आए तो कुछ महान योद्धा खड़े हुए ना लड़ने के लिए, जिन्हें हम देशभक्त बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहां पे जो हमारे नेल्सन मंडेला है वो भी खड़े हुए लड़ने के लिए। ठीक है, उन्होंने अपनी मैक्सिमम लाइफ अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करने में ही निकाल दिया। बहुत बार उन्हें जेल भी जाने लगा, मतलब जाना पड़ा, और फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में, और नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1994 से 1999 तक वो प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के। वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो फुली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट किए गए थे। पहली बार वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे थे। अब ये जो है ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद की जिंदगी के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, खुद ही चलती है, राइट, तो वैसे ही ऑटोबायोग्राफी मतलब जब हम अपनी जीवन गाथा खुद ही लिखें। ठीक, तो ये नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखा है एंड 1994 में ही ये पब्लिश हुआ लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा। आपको ऑब्वियसली पूरी ऑटोबायोग्राफी तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, बट उसका एक चैप्टर इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन, जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने उस दिन की जो स्पीच वाला जो इनका डे है वो इस चैप्टर में आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। 10 मई 1994 का दिन था। कौन सा दिन था? 10 मई 1994। सारे बच्चे स्पैम करेंगे 10 मई 1994। क्यों स्पैम करेंगे? याद रहेगा दिमाग में। ठीक है,
बलराम मैंने दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं मैंने, एक बारी प्लेलिस्ट चेक करो। हाँ जी, 10 मई 1994 का दिन था। दिन बहुत ही ज्यादा साफ था, बहुत ही ज्यादा क्लियर था। इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है? उद्घाटन, किसी भी नई चीज का आगमन, राइट। तो नेल्सन मंडेला इलेक्ट हुए थे फुली डेमोक्रेटिक तरीके से एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये वो वाला दिन, आपको वो वाली सेरेमनी बताई गई है। फर्स्ट नॉन रेशियल, रेशियल क्या होता है? जो भेदभाव करे, है ना, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव। तो पहली ऐसी गवर्नमेंट, पहली ऐसी सरकार इलेक्ट हुई थी जो फेयर थी, ठीक। अब ये इनॉग्रेशन हुआ कहाँ? ये जो पूरा का पूरा उद्घाटन है ये कहाँ हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ये हुआ लवली एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ये बोला गया है कि लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग थी अभी तक की। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे साउथ अफ्रीका पे। अब पॉलिटिशियंस भी थे, डिग्निटरीज मतलब जो इंपॉर्टेंट मेन जो ऑफिशियल होते हैं, जो बड़े बड़े रैंक पे होते हैं, वो लोग भी आए थे। 140 से ज्यादा देशों से लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है, वो उस दिन साउथ अफ्रीका पहुंचे थे इस सेरेमनी को अटेंड करने। सबसे पहले जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है वो अपनी शपथ लेते हैं, फिर फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, और फिर हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं, मेन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो अपनी शपथ लेते हैं। अब जब वो शपथ लेते हैं, आते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं कि हाउ फॉर डेकेड्स, डेकेड्स मतलब सदियों से, एक डेकेड में 10 साल होते हैं। अब यहाँ पर है डेकेड्स, यानी कि सोचो कितने 10 कितने साल, कितनी सदियों से ये जो साउथ अफ्रीका है, दिस इज द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यानी कि नेल्सन मंडेला अब यहाँ खड़े हुए हैं, वो स्पीच दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो भाइयों और बहनों, बहुत टाइम से, बहुत सदियों से ये जो साउथ अफ्रीका है ना, ये केवल गोरे लोगों का था। गोरे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, गोरे लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे, वही सुप्रीमेसी में थे, वही लोग सुपीरियर बन के हमारे ऊपर बैठे थे, राइट। नाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपल कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी। और अभी अभी, लिबर्टी मतलब आज़ादी, न्यूबॉर्न मतलब अभी अभी। और आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्या मनाने के लिए? ये जो नई नई आज़ादी, ये जो लिबर्टी हमें मिली है, वो मनाने के लिए। जो ब्लैक, ब्लैक मतलब खुद को इंक्लूड कर रहे हैं जिनकी डार्क स्किन है, कि हम लोगों को आउटलॉ कंसीडर किया जाता था। आउटलॉ मतलब कोई कंट्री इनसे बात नहीं करती थी, कोई कंट्री इनके साथ रिश्ते नहीं जोड़ती थी। क्यों? अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से, कि ये लोग तो ऐसे अपने ही देश में भेदभाव करते, राइट। तो अभी नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोग जिन्हें आउटलॉ, जिन्हें हटा दिया जाता था, जिन्हें इंक्लूड ही नहीं करते थे किसी चीज में, आज हमारे यहीं पर 140 देशों से भी ज्यादा से लोग एकत्रित होकर आए हैं, और हम लोग उन्हें होस्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे घर कोई आता है तो हम होस्ट करते हैं ना, हम चाय पानी देते हैं, तो हम लोग उन्हें होस्ट कर रहे हैं, और वो लोग हमारे घर आए हैं, हमारे देश में आए हैं। देयर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड, अब वो बताते हैं कि ये जो हमने जीत हासिल करी है ना अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर, ये खाली मेरी या खाली इसकी या खाली आपकी नहीं है, ये एक कॉमन जीत है। किसके लिए? जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत के लिए। पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन वॉन, कि अभी हमें क्या मिली है? राजनीतिक तौर पर हमें आज़ादी मिली है, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है। नाउ दे वुड वर्क हार्ड टू लिबरेट ऑल देयर पीपल, तो बोलते हैं देखो अभी तक गोरों का रूल था, अब हम आ गए, अब हम आगे इस चीज पे भी काम करेंगे कि जो हमारे लोग, लिबरेट मतलब फ्री कराना, किससे फ्री कराना हमारे लोगों को? पॉवर्टी, गरीबी से, है ना, कि जो लोगों पे आज तक अत्याचार हुआ है उनके दिमाग में तो अभी भी जख्म है ना, उनको लॉस तो हुआ है। अब हम ट्राई करेंगे कि उन्हें हर एक चीज से फ्री कराना, बीमारियों से फ्री कराना। नेवर वुड साउथ अफ्रीका, कि अब साउथ अफ्रीका कभी भी ऐसा नहीं होगा साउथ अफ्रीका में कि एक आदमी दूसरे पे ऑपरेशन यानी कि अत्याचार कर रहा है। अब कोई भी किसी से दबेगा नहीं, हमारी कंट्री आज़ाद हो गई है, फ्री हो गई है, और अब हम सारे लोग यहाँ पे फ्रीली रहेंगे, ठीक है। तो ये सब नेल्सन मंडेला बोलते हैं। अब जब वो बोलते हैं उसके बाद जेट्स, अब आपने देखा होगा यार हमारे यहाँ भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, टीवी पे दिखाते हैं, कितनी चीजें होती हैं।
परेड होती है ना, ऊपर हमें हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं कि नहीं। तो वैसे ही वहां पर जो अफ्रीकन जेट्स थे वो दिखाई दे रहे थे, ऊपर हेलीकॉप्टर्स थे, वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि एक के पीछे एक होकर वो लोग घूम रहे थे। एंड ये क्या था, ये एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन था, यानी कि वो दिखा रहे थे कि जो मिलिट्री है वो भी लॉयल है। किसके प्रति लॉयल है? ये जो नई नई डेमोक्रेसी मिली है, ये जो नई नई आजादी मिली है, नई नई सरकार हुई है, इसके प्रति लॉयल है। अब उसके बाद 2 नेशनल एंथम गाए गए। अब मैं आपको बता दूं, पहले साउथ अफ्रीका में ना बच्चों 2 नेशनल एंथम थे। आप सोचो किस लेवल का भेदभाव होता होगा, है ना, कि 2 नेशनल एंथम थे, एक तो था ब्लैक का और एक था व्हाइट लोगों का। बट फिर आगे चलकर कुछ साल बाद इसको मर्ज कर एक ही बना दिया गया जब ये आज़ादी मिली। बट आज़ादी से पहले तक 2 ही थे, तो इसलिए जब जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन 2 ही गाए गए। अब नेल्सन मंडेला फिर से अपना स्पीच देते हुए बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्ड, मतलब भावुक हो जाते हैं। अच्छा अब आप एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप बच्चों ने किसी चीज पे बहुत मेहनत करी है और आपको फल मिल जाए तो आप भावुक होगे कि नहीं? यस और नो एवरीवन? अगर आप बच्चों ने किसी चीज पे दिल लगाकर मेहनत करी है और आपको वो चीज मिल जाए तो, और आप स्पीच दे रहे हो कहीं, राइट, तो आप भावुक होगे कि नहीं? फिर आपको सारी चीजें याद आएंगी कि नहीं? याद आएंगी कि नहीं सारी चीजें, कि आपने कितना स्ट्रगल करा, कैसे कैसे आपने कठिनाइयां सही, फिर कैसे कैसे आप आएगा ना, ऑफ कोर्स सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही नेल्सन मंडेला जो थे वो भावुक हो गए अपने इतिहास के बारे में बात करते हुए। वो बोलते हैं कि भाई एक वॉर हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, उसके बाद से ही ये जो अपार्थाइड है ना, ये साउथ अफ्रीका में आ गया। यानी कि ये जो गोरे लोग हैं उन्होंने इस युद्ध के बाद से ही ये लोग यहाँ पर आए, अपनी सुप्रीमेसी बनाने लगे और इन्होंने ये भेदभाव हमारे बीच में शुरू कर दिया। अब ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ना हमारे साथ, ये सोसाइटी का सबसे ज्यादा हार्श, यानी कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतना ज्यादा हार्श सिस्टम था, ठीक है। अब इंडिया में ये लोग कैसे करते थे, जो भी आप मूवीज देखते हो, सीरियल देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, क्या करते थे ये हम लोगों के साथ, बताओ, कैसे हमारे भाई बहनों को मारते थे, हाँ, कोई कुछ बख्शते थे उन्हें, ऐसे अपने आप को राजा समझते थे कहीं का, और हम लोगों को नौकर, हम लोगों को अनपढ़ कंसीडर करते थे, राइट। और आज को हम ही लोग जा जाके बाहर इनके देश में प्रेसिडेंट बन रहे, समझ रहे हो ना, कि हम लोगों को इलिटरेट मानते थे ये लोग, और इन्होंने वहां भी यही करा। तो बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा हार्श था ना कि आप इंसानियत तो आप बोल ही नहीं सकते देखकर कि ये इंसान भी हैं, इनके अंदर फीलिंग्स भी हैं। नाउ अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अब एक नया सिस्टम यहाँ पर आ गया है जो कि है इक्वलिटी, यानी कि आपका कलर क्या है, आप कौन सी जात के हो, आपकी कास्ट क्या, आप क्या करते हो, मैटर नहीं करता, सब लोग हमारे लिए इक्वल हैं। अब आगे क्या होता है, अब वो ये बताते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम ने मेरे भाई बहनों के दिल में एक बहुत ज्यादा गहरा घाव छोड़ा है, ठीक है। अब जैसे चोट है, मान लो आप खेल रहे हो, आप गिर गए, घुटना छिल गया, अब वो जख्म हो गया, अब उस पे आओगे घर पे, बीटाडिन वगैरह लगाओगे उस पे, धीरे धीरे वो जख्म भरेगा, है ना, एक आध हफ्ते में जाकर आपकी चोट जो है वो दोबारा से नॉर्मल होगी, ठीक होगी। बट जो अंदर चोट लगी है वो एक आध हफ्ते में नहीं भरती, वो दिखती भी नहीं है, क्योंकि जो चीज दिख रही है उसका आप इलाज कर सकते हो, बट जो चीज नहीं दिख रही, जो चीज बंदे को यहाँ परेशान कर रही है, जो चीज बंदे को यहाँ परेशान कर रही है, वो 1-1.5 हफ्ते में ठीक नहीं हो सकती, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही डीप घाव इन्होंने हमारे लोगों के दिल पे छोड़ा है, इतने सालों से ये उन्हें एक्सप्लॉइट करते आए हैं, उन पे अत्याचार करते आए हैं, बट इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी हुआ। अब ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, बार बार बताती हूं। अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या होता है आप ही लोग मुझे बताओगे, मैं आपको भारत का एग्जांपल देती हूं। मान लो इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में मान लो अगर अंग्रेज आए ही नहीं होते तो क्या हमें हमारे देशभक्त मिले होते? यस और नो, यस और नो। अगर अंग्रेज कभी आए ही नहीं होते क्या हमें हमारे देशभक्त मिले होते?
नहीं मिले होते ना। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि भाई ये सिस्टम आया, हमें एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ कि हमें हमारे हीरो मिले, है ना। तो यहाँ पे कुछ हीरोज के नाम हैं जिन्होंने अपनी जानें लगा दी इस हमारी कंट्री को फ्री कराने के लिए। तो हमें हमारे देशभक्त मिले, हीरोज मिले। अब बोला गया है ये जो ब्लैक हीरोज थे ना हमारे, ये ऐसे आदमी थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी कि जरूरत से ज्यादा इनमें हिम्मत थी, विजडम थी, समझ थी, और जेनरस थे, दयालु थे, ऐसे लोग थे ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना साउथ अफ्रीका की, वो मिनरल्स नहीं है। अब आप लोग एसएसटी पढ़ते हो, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। बट नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरी जो वेल्थ, यानी कि जो मेरी अमीरी है, जो मेरा खजाना है ना, वो मिनरल्स नहीं है, बट मेरा खजाना है यहाँ के लोग, मेन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर, कि ये जो लोग है ना जिन्होंने करेज था, जिनमें हिम्मत थी, जो दयालु थे, जिन्होंने अपनी जानें लगा दी, ये मेरा असली खजाना है, ना कि मिनरल्स और डायमंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब आगे क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार ही बता रही हूँ। नेल्सन मंडेला ने ट्रू मीनिंग ऑफ करेज इन्हीं ब्रेव लोगों से सीखा, इन्हीं ब्रेव जो इनके साथी थे इनसे सीखा। ठीक है, अब क्या सीखा, करेज का मतलब क्या है। सो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज इज द विक्ट्री ओवर फियर। वो बोलते हैं कि एक करेजियस आदमी वो नहीं है जिसे कभी डर ही नहीं लगता, है ना। अब आप आज को बोलो अरे मेरे को डर नहीं लगता, अरे तेरे भाई तो बहुत कूल है, अरे मेरे को डर नहीं लगता, आजा देख लेंगे, ये है वो है, नहीं, डर उसे भी लगता है। ठीक है, बट एक करेजियस आदमी कौन है, जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल करे। ठीक है ना। अभी क्या बोला कि ये जो थे, ये जो कॉमरेड्स थे, यानी कि जो उनके सहपाठी थे, है ना, इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनके साथी थे, भाई उन्हें भी डर लगा होगा अंदर से, बट उनमें हिम्मत ज्यादा थी। वो लोग तैयार थे रिस्क करने के लिए, सैक्रिफाइस, कुर्बान करने के लिए अपनी जानों को, और किसके लिए, एक आइडिया के लिए, एकमात्र आइडिया ही तो था। अब एक बात बताओ, मैं आज कोई काम शुरू करूं, मेरे को क्या पता मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं, बताओ। ऐसे ही जब उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू करा, उन्हें क्या पता उन्हें क्या, उनके साथ आगे क्या होगा, उन्हें सक्सेस मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, नहीं मिलेगा। बच्चों उन्हें क्या पता, उन्हें नहीं पता ना। तो उन्होंने सिर्फ एक आइडिया ही तो आया होगा दिमाग में कि यार नहीं लड़ते, ये एक आइडिया ही तो था, राइट। उनकी जाने भी चली गई, बट एक आइडिया ही तो था ना, टू रिस्क देयर लाइफ, कि हमें फ्रीडम चाहिए। तो एक आइडिया के लिए उन्होंने अपनी जाने कुर्बान कर दी। आइडिया क्या था, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सो इवन इन द डार्केस्ट प्रिजन, यानी कि उन लोगों को जेल में भी डाला गया, बट तब भी उनके होप और फेथ तोड़े नहीं जा सके। यानी कि उनके अंदर जो एक फ्लेम, जो एक आग थी ना, किसकी आग, स्ट्रगल की आग, कि हमें आजादी चाहिए, वो उन्होंने अपने अंदर कभी भी बुझने नहीं दी। क्लियर। अब आगे क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। नेल्सन मंडेला, अब ना ये ना तुम एज अ क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, मैंने ये पूरा चैप्टर तुम्हें पॉइंट्स में पढ़ा रही हूँ ना, तो तुम उसको एज अ क्वेश्चन भी याद कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, अब नेल्सन मंडेला फिर आगे बात करते हैं दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू इन मतलब दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कर्तव्य के बारे में, कि हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहला होता है भाई अपने बीवी और बच्चों की तरफ उसका कर्तव्य, जिम्मेदारी। दूसरा होता है अपने देश के लोगों और देश की तरफ उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी। वो बोलते साउथ अफ्रीका में तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि हम जैसे ब्लैक लोग इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाए, क्योंकि अगर हम लोग अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहें तो ये लोग हमें मार देते थे, हमें जेल में डाल देते थे, हमें हमारे परिवारों से अलग कर दिया जाता था। पॉसिबल ही नहीं था कि हम ये दो कर्तव्य अपने पूरे तरीके से फुलफिल कर पाए। सो कोई भी अगर ब्लैक ट्राई करता था टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग, ये लोग उसे पनिशमेंट देते, आइसोलेट मतलब फैमिली से अलग रख दिया जाता, और फोर्स करते कि अब वो वहीं रहे, एक आइसोलेटेड लाइफ जिए अपनी फैमिली से दूर, राइट। उसे रेबेल करार कर देते, रेबेल मतलब विद्रोही, कोई भी उनके खिलाफ जाएगा तो बोल देते हैं ये तो देशद्रोही है, और उसको फिर टॉर्चर करते हैं। तो ऐसे सब ये लोग किया करते थे। अब आगे क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मंडेला बताते हैं कि जब मैं बच्चा था ना, तब मुझे नहीं पता था कि ये फ्रीडम क्या है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को क्या पता कि आज़ादी क्या है ना। उसको तो यही है भाई, मुझे खिला लो, मुझे खाना दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे मम्मी पापा से डांटना पड़े, मैं दोस्तों के साथ चिल कर लूँ, यही है आज़ादी, राइट। एक छोटे बच्चे को तो यही पता है। बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्हें समझ में आता गया कि मेरी वो तो बहुत ही बेसिक आज़ादी थी, है ना। उनके लिए आज़ादी का मायना चेंज हुआ। उन्होंने देखा
कि यार जो नेचुरल फ्रीडम होता है वो तो इन्होंने दे ही नहीं रखा। और खाली मुझे नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले मेरे जितने भाई बहन हैं, है ना, जितने ब्लैक लोग हैं, सबसे ये आज़ादी, ये फ्रीडम इन्होंने छीन रखा है। तो उन्हें एहसास हुआ कि नॉट ओनली वॉज ही, कि केवल वो नहीं बल्कि उनके जो भाई बहन, जो उनके जैसे दिखने वाले लोग हैं, उनका भी आज़ादी, उनका भी फ्रीडम इन लोगों ने छीन रखा है। और यही एक कारण था बच्चों की नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, समझ में आया। अब उन्होंने जब ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा तो वो क्यों करा? ताकि वो आज़ादी पा पाए, केवल अपने लिए नहीं, अपने जैसे औरों के लिए। तो उनकी ये जो डिजायर, यानी कि जो उनके मन में इच्छा था ना कि उन्हें फ्रीडम चाहिए अपने लोगों के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इस इच्छा ने, अब ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि नेल्सन मंडेला को चेंज किसने करा, तो आप बोलोगे इस इच्छा ने। उनका डिजायर था, क्या डिजायर था? फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से दैट टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हिम, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चेंज हो गए। एक वीक आदमी से एक बोल्ड आदमी बन गए। लॉ अबाइडिंग लॉयर, कि वो लॉयर थे, लॉयर से क्या बन गए? आउटलॉ, यानी कि उन्हें तो आउटलॉ कंसिडर कर दिया ना, विद्रोही मान लिया ना, जैसे वो उनके खिलाफ गए। तो जो कल तक एक लॉयर था वो आज लॉ से बाहर ही हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ही रियलाइज फ्रीडम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब आप बांट नहीं सकते कि पाव किलो इसको दे दो, 2 किलो उसको दे दो, 6 किलो, नहीं। फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो सबके पास इक्वल है, फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब उन्हें पता था कि जो ऑप्रेस्ड है, अब देखो दो लोग हैं, एक है ऑप्रेसर, ठीक है, जो अत्याचार कर रहा है, और एक है ऑप्रेस्ड, जो अत्याचार सह रहा है। ठीक, अब मैंने इसमें आपको राहुल और पूजा, या पता नहीं कौन सी लड़की थी वो, राहुल और प्रिया वाला शायद मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। हम्म हम्म सो राहुल क्या करता है? प्रिया पे बहुत अत्याचार करता है। उल्टा बोल लो इस बार, प्रिया राहुल पे बहुत अत्याचार करती है। प्रिया क्या करती है भाई? दोनों शादीशुदा है। अब प्रिया बोलती है भाई देखो तुम मुझे अपना फोन दे दो, अपना इंस्टाग्राम दे दो, स्नैपचैट दे दो, है ना, फेसबुक दे दो, व्हाट्सएप दे दो, सब मेरे पास रहेगा, मेरे से पूछ के जाओ, मेरे से पूछ के आओ, राइट। और मारती अलग है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो जिस पे अत्याचार हो रहा है, जो राहुल है, जो ऑप्रेस्ड है, उसको तो फ्री हमें कराना ही है। किससे फ्री कराना है? प्रिया से। बट जो प्रिया है, यानी कि जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार कर रही है, उसे भी फ्री कराना है। उसे किससे फ्री कराना है? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं उसकी छोटी सोच से, कि उसकी सोच बेकार हो गई है, उसकी इंसानियत घास चढ़ने चली गई है, तभी तो वो ये सब कर रही है। सो यहाँ पर वो भी यही बताना चाहते हैं कि जो गोरे लोग थे, ऑपरेसर थे, जो ऑपरेस्ड थे, दोनों को ही फ्री कराने की जरूरत है, क्योंकि दोनों सेम हैं, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों के अंदर इंसानियत नहीं है। जो अत्याचार कर रहा है उसमें तो इंसानियत है ही नहीं, तभी तो वो कर पा रहा है, और जो सह रहा है उसकी इंसानियत तो तुमने अत्याचार कर करके छीन ही ली। तो दोनों सेम है, दोनों के पास ह्यूमैनिटी नहीं है, और दोनों को ही लिबरेट यानी कि फ्री कराने की जरूरत है। क्लियर एवरीवन? क्या ये चैप्टर क्लियर है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करे हैं। एक बारी जल्दी जल्दी से बता दो इफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम आई क्लियर? कैन आई गेट अ यस मैम? थर्ड चैप्टर पे चले, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। लेट मी हैव अ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। टेस्ट डाल दिया। ऑलराइट, डिप्राइव्ड मतलब वो चीज उन्हें ना देना,
ठीक है, वो चीज का एक्सेस उन्हें ना देना, लिबर्टी ना देना। डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम ना देना। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फटाफट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें बच्चों 2 कहानियां हैं फ्लाइंग के ऊपर, ठीक है। अब पहला जो है वो यंग सीगल के बारे में है। तो यंग सीगल अपने लेज पे अकेला था। लेज क्या होता है, ऐसे पॉइंटेड सा एक सरफेस होता है, नीचे पानी पानी होता है। तो यहाँ पर जो यंग सीगल है वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था। यंग सीगल एक तरीके का बर्ड है, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी जब मैं लाइन बाय लाइन आपको करा रही थी। अब उसके जो भाई बहन है ना, उन्होंने, वो उससे छोटे हैं और उन्होंने पहले ही लड़ना मतलब उड़ना सीख लिया है, ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग उससे एक दिन पहले। अब ऐसा नहीं है कि यंग सीगल ने ट्राई नहीं किया, वो भी ट्राई करता है कि भाई मैं उड़ूं, बट वो क्या करता है, ऐसे जाता है, जैसे मैं मान लो मैं यंग सीगल हूँ, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, मैं यंग सीगल हूँ, अब मैं जाता हूँ और मैं रुक जाती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ उड़ने का, बट मैं उड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे समुद्र देख के डर लग रहा है ना, मैं कभी उड़ी तो हूँ नहीं। अब मुझे लग रहा है भाई मैं कहीं डूब ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। सो ही हैड टेक अ लिटिल रन, वो थोड़ा सा आगे जाता, अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करता, बट केवल उतना ही कर पाता। वो बहुत ज्यादा डर जाता, उसे लगता कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो वो क्या करता, अपना जो सर था वो ऐसे झुका लेता, वापस मुड़ता और दोबारा से अपने होल में आ जाता जहां पर वो रात में सोता। अब उसके जो भाई बहन थे उसके उनके पास तो और छोटे पंख थे, बट वो तब भी उड़ गए थे, राइट। बट वो मस्टर अप मतलब गैदर, वो अपना जो करेज है, जो हिम्मत है, वो इकट्ठी ही नहीं कर पा रहा था उड़ने की। तो उसके पेरेंट्स उसे टॉन्ट करते, उसे गुस्सा करते, उसे धमकी देते कि हम तुझे स्टार्विंग मतलब भूखा छोड़ देंगे, तेरे लिए खाना नहीं लाएंगे हम जब तक तू उड़ेगा नहीं। बट नथिंग कुड मेक हिम फ्लाई, बट वो बेचारा उड़ ही नहीं पाता, जितना भी ट्राई कर ले वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता। अब क्या हुआ, जो सीगल है वो हेल्पलेसली यानी कि मजबूर होकर, वो किसको देख रहा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, बेचारा कुछ कर तो पा नहीं रहा, हेल्पलेस है, मैं क्या ही करूं। तो वो उसे जलन भी हो रही है कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे भाई बहन को सारी चीजें सिखा रहे हैं, ऊपर से उसे भूख भी लग रही है कि भाई इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया है। तो वो देख रहा है कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं, दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि कैसे उसके मम्मी पापा उसके भाई और बहन को उड़ना सिखा रहे हैं, कैसे ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें फिश के लिए कैसे डाइव करना है, कैसे अपना खाना निकालना है, सारी चीजें वो सिखा रहे हैं। द होल फैमिली वेंट ऑन टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज, मतलब कि डरपोकपन। तो सारी की सारी फैमिली उसे टॉन्ट कर रही है कि अबे तू कितना डरपोक है, तेरे बस की कुछ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, है ना, नेगेटिवली कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो उड़ जाए, बट वो अंदर से उड़ना चाहता है बट वो नहीं उड़ पा रहा। ऐसा हमारे साथ भी होता है बहुत बार कि हम कुछ काम करना चाहते हैं बट हम डर जाते हैं, या हमें लगता है हमारे से वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो कल मैंने 8 बजे एक लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने बच्चों को बताया था कि आप इंग्लिश में कैसे पूरे नंबर ला सकते हो 100 आउट ऑफ 100, और लाए भी हैं। जिन्होंने संडे वाला सेशन अटेंड करा वो लोग एक सीनियर से भी मिले होंगे, टीना नाम की, है ना, जो बच्चे यहाँ होंगे वो बता पाएंगे। तो टीना ने बताया था उनको कि कैसे उसने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, राइट। तो वही मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया कि कैसे आप इंग्लिश को पढ़ें, कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे क्या हुआ, अब भाई कोई खाना नहीं लाकर दे रहा, सब लोग अपने काम में लगे हैं, उसके भाई बहन सो रहे हैं, पापा अपने पंख साफ कर रहे हैं, मम्मी उसकी तरफ देख रही है। अब वो क्या कर रहा है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, अब वो अटेंशन पाने की भी कोशिश कर रहा है। अब जैसे हमारे साथ क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, राइट, क्योंकि हम उसे ट्राई नहीं करते। बट मैंने आप लोगों को 7 डेज चैलेंज दिया कल ही, अगर आप उन 7 दिन में वो कर लिए जो मैंने बोला है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने से, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमें हमारे पेरेंट्स से अटेंशन नहीं मिलता, वो हमसे बात नहीं करते, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं थोड़ी बहुत, सबने करी अपने बचपन में, है ना, कि पेट दर्द हो रहा है या मुझे कुछ हो रहा है ताकि उनका टेंशन मिले। अभी ये क्या कर रहा है, ये गया एक पैर पे खड़ा हो गया और सोने की एक्टिंग कर रहा है कि किसी का तो ध्यान मेरी तरफ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट सब इसको इग्नोर कर रहे हैं, किसी का ध्यान इस पे नहीं गया। अब केवल उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही है। उसकी मम्मी ने क्या करा, शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश, उन्होंने एक फिश का टुकड़ा उठाया एंड वो उसके पास आने लगी, ठीक है। अब आप ये देख लो
कि यहाँ पर हमारा सीगल है और ये उसकी मम्मी उड़ते हुए आ रही है, ठीक। अब ही लीन्ड आउट ईगरली, अब जैसे आप खाना दोगे, जैसे हम जो को खाना देते हैं तो वो यूं यूं करती रहती है, ऐसे 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 करती रहती है वो, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, खाने पाने की उत्सुकपन। तो वैसे ही उसके साथ हो रहा है, वो ऐसे बाहर निकल गया, उड़ तो सकता नहीं ऐसे कि जल्दी दो खाना दो खाना दो, ठीक है। अब क्या हुआ, द मदर वॉज वेरी नियर टू हिम, अब मम्मी ना बहुत पास आके रुक गई और उनके पास था एक फिश का टुकड़ा, ठीक है। अब मैडेंड बाय हंगर, भूख से वो पागल हो रहा था, उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने क्या करा, उसने फिश पे छलांग मार ली, ठीक है। एंड बहुत तेज वो चीखा विद अ लाउड स्क्रीम, वो कभी ऐसे गिर रहा है, कभी ऐसे गिर रहा है, कभी ऐसे गिर रहा है, संभलने में टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। अब अ टेरर सीज्ड हिम, पूरा उसके अंदर एकदम से डर आ गया, डर ने उसे जकड़ लिया एकदम, एंड उसका दिल बिल्कुल रुक गया, हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब उसकी मम्मी क्या कर रही थी, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी उसी के आसपास आवाजें निकाल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार ही उड़ेगा तो उड़ लेगा, वो निकल ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है, तो एक बार ही अब वो निकल गया तो अब वो उड़ लेगा। अब उसकी मम्मी भी उसके पास थी, वो भी चीख रही थी, शी वॉज आंसरिंग हिम, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर धीरे धीरे वो देख रहा है कि वो उड़ पा रहा है, धीरे धीरे वो देख रहा है कि विंग्स मेरे खुल गए हैं, है ना, और उसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस चीज से डर रहा था। अब वो देख रहा है कि धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली उसी के आसपास उड़ रही है। अब सीगल कंप्लीटली भूल गया दैट ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई, कि कभी ऐसा भी था कि मैं उड़ नहीं पाता था, ये तो बहुत आसान है, तो ऐसा हो गया। सो फाइनली वो क्या कर रहा है, डाइव, सॉर, कर्व, ये सब क्या है, ये सब उड़ने की टेक्निक्स है, ठीक है, कि वो फाइनली उड़ रहा है और बहुत तेज तेज चीख भी रहा है। अब नीचे क्या है, बीनीथ मतलब नीचे, नीचे उसको पूरा समुद्र दिख रहा है, ग्रीन सी दिख रहा है, उसके पेरेंट और ब्रदर्स बेकॉनिंग मतलब कॉल, उसको बुला रहे हैं कि आजा आजा भाई आजा। अब क्योंकि वो बहुत टायर्ड फील कर रहा है, उसे भूख भी लगी है, उसने कुछ खाया नहीं है, राइट। तो जैसे ही वो ग्रीन सी पे आया, यानी कि समुद्र पे आया, तो उसके पैर डूबने लगे। अब जैसे ही क्या हुआ, पानी में वो आया तो वो नीचे की तरफ डूबने लगा, बट जैसे ही उसकी बेली ने पानी को टच किया, पेट ने पानी को टच किया, तो फिर वो नहीं डूबा, है ना, फिर वो उसके ऊपर ही रहा। हिज फैमिली वर प्रेजिंग हिम, अब उसकी फैमिली उसे अप्रिशिएट कर रही है और उसकी फैमिली उसे खाना भी ऑफर कर रही है, फिश भी ऑफर कर रही है, बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली है। ठीक है बेटा, पहली बार जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमें डर लगता है, राइट, बट हमें करना है। हम ऐसे डरपोक बन के घर पे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं ना, हमें वो फीलिंग नहीं पता चलेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ये चीज मान लेते हैं, जैसे हमारी फैमिलीज में ना ये बोला जाता है कि हर कोई टॉपर थोड़ी होता है, कुछ मीडियम बच्चे भी तो होते हैं, प्रेशर क्यों दे हम बच्चे को टॉपर बनने का। मैं ऐसी हूँ कि मैं दोनों के बीच में बिलीव करती हूँ, ना तो हमें बच्चे को प्रेशर करना है कुछ भी चीज़ का, और ना ही हमें बच्चे को ये बोलना है कि इट्स ओके नॉट टू बी अ टॉपर, बिकॉज जब तक वो टॉपर बनेगा नहीं ना, उसको वो वाली फीलिंग नहीं पता चलेगी। जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगा ना, तो वो यहीं खुश रहेगा, उसे ये वाली फीलिंग ही नहीं पता। और उसे प्रेशर नहीं डालना कि तू बन, बट एटलीस्ट उसे थोड़ा सा इंकरेज करना है कि जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, जितनी काबिलियत है, उतना तो कर, है ना। अब मान ले तेरे अंदर काबिलियत है 60 नंबर लाने की, बट तू बिना मेहनत के 40 ही ला के खुश है, कभी 60 आएंगे तो और खुशी होगी ना। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी जो स्टोरी है इसी चैप्टर के अंदर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, वो है एक एरोप्लेन और पायलट के बारे में। सो अभी क्या हुआ कि द मून वॉज कमिंग इन द क्लियर स्काई, रात हो रखी थी, मून था, स्काई एकदम क्लियर था। जो नरेटर है हमारा, वो अपना एरोप्लेन, यानी कि ओल्ड डेकोटा, उसके एरोप्लेन का नाम है डेकोटा एरोप्लेन, वो कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड में उसकी फैमिली है, वो अपनी फैमिली, हॉलीडे था उसका, छुट्टी पड़ रहा था, तो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, स्काई वॉज क्लियर, वेदर वॉज फाइन, सब चीज़ें बढ़िया थी। अब उसने पेरिस कंट्रोल में कॉल किया इंस्ट्रक्शन के लिए कि हाँ भाई मैं निकल रहा हूँ इंग्लैंड के लिए। तो उसे इंस्ट्रक्शन मिली कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। अब वो मुड़ गया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, और वो अपना प्लेन चला रहा है, और वो अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है कि कल सुबह तक तो मैं अपने घर पर रहूँगा बढ़िया, और मैं मज़े से अपना जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो कर रहा होऊंगा। अब क्या हुआ, वो 150 किलोमीटर आगे आ गया पेरिस से।
पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया, 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गया। अब तब क्या हुआ, अभी तक स्काई बिल्कुल क्लियर था, वेदर फाइन था, बट अब उसे बादल दिखने शुरू हुए। और वो बादल कोई एम नहीं थे, वो थे तूफानी बादल। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ हो, ब्लैक माउंटेन हो, बट वो थे ब्लैक बादल, एकदम बहुत ज्यादा घने बादल। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ही कुडंट अवॉइड बाय फ्लाइंग अप एंड ओवर देम। अब ना तो वो उनके ऊपर जा सकता है, ना वो उनके बीच से जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पेट्रोल भी नहीं है कि वो नॉर्थ और साउथ में जा पाए, है ना। तो ना वो नॉर्थ में जा सकता है, ना साउथ में जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना बीच से निकल सकता है। अब उसने एक बार को सोचा कि मैं पेरिस चला जाता हूँ दोबारा, है ना, मैं यही कर सकता हूँ कि मैं जहां से आया हूँ 150 किलोमीटर, तो मैं 150 किलोमीटर पीछे चला जाता हूँ दोबारा। बट उसके मन में एक लालच आया, एक लालसा आई कि यार मुझे घर जाना है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, नहीं गया तो मैं फिर यहीं फंस जाऊंगा। तो उस रिस्क के लिए उसने क्या करा, अपना जो एरोप्लेन था वो बादलों के अंदर दे दिया और बोला अब यार देख ही जाएगी जो होगा। अब जैसे ही उसने ये करा तो बादलों के अंदर एवरीथिंग वाज ब्लैक, क्योंकि ब्लैक बादल थे, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा, ही वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अब जो एरोप्लेन था वो जंप होने लगा, ट्विस्ट होने लगा, वो कंपास को देख रहा है, सबसे पहले कंपास उसका डेड हो गया। अब उसे डायरेक्शन नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, जब कंपास ही डेड हो गया। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी धीरे धीरे डेड होने लगे। उसने पेरिस कंट्रोल में कनेक्ट करने की कोशिश करी कि उसे हेल्प मिले, बट वो भी नहीं चल रहा, उसका रेडियो भी नहीं चल रहा, देयर वाज नो आंसर। अब वो बहुत ही होपलेस सिचुएशन में हो गया, उसे पता नहीं मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, नथिंग। अब ही वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम। सडनली उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। आप सोचो कितनी चमत्कार वाली बात है कि अभी तक उसे बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब सडनली उसको एक दूसरा एरोप्लेन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एरोप्लेन के अंदर जो पायलट है वो भी उसको दिखाई दे रहा है। सो एरोप्लेन बिल्कुल उसके साथ में फ्लाई कर रहा था। वो पायलट का फेस देख पा रहा था एंड उसे देख के बड़ी खुशी मिली। ही वॉज ग्लैड कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर कोई और दिख जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। अब उस जो दूसरा पायलट था उसने ऐसा इशारा करा कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और नरेटर बोलता है बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह, क्योंकि मैं तो खो चुका हूँ, तो मैं एक अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब क्या हुआ, मैंने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया आधे घंटे के लिए। अब मेरे पास केवल इतना ही फ्यूल था कि मैं केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकता हूं। अब मुझे फिर डर लगने लगा कि 5-10 मिनट बाद जो मेरा एरोप्लेन है वो तो गिर जाएगा, है ना, टूट जाएगा, तो मैं अब क्या करूं। तो अभी क्या हुआ, तभी उसने देखा कि जो सामने वाला एरोप्लेन है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि रनवे उसको दिखा, लाइट्स उसको दिखी, एयरपोर्ट उसको फाइनली दिखा। तो वो बहुत खुश हो गया कि फाइनली मैं कहीं पे लैंड कर रहा हूं। अब जब वो लैंड हो जाता है तो वो अपने जो फ्रेंड है, यानी कि जो जिसने जान बचाई, उसके लिए पूछने जाता है, ठीक है, देखता है बट स्काई में उसे कोई नहीं दिखता, आगे पीछे भी कोई नहीं दिखता। तो वो क्या करता है, थैंक यू बोलना चाहता है, तो वो कंट्रोल टावर में जाता है। वहां पर एक लेडी बैठी होती है, तो उसने बोला कि वो जो पायलट था मेरे साथ वो कहाँ पर है। तो लेडी ना बहुत ही अजीब से तरीके से देखती है, स्ट्रेंज मैनर में, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। बोलती है व्हाट, कौन, यहाँ तो कोई नहीं था, मतलब जो मैं रडार पे देख पा रही हूँ आपका ही एक लौता एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा था, उसके अलावा कोई भी नहीं उड़ रहा था। शी कुड ओनली सी हिज एरोप्लेन who helped the narrator to arrive there safely without a compass, radio, fuel. It remained an unsolved mystery. तो चैप्टर के एंड में ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि आखिरकार अगर किसी ने उसकी मदद करी तो वो कौन था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अभी जो एन फ्रैंक है उनके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एन फ्रैंक के लिए एक डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बहुत ही अजीब सी बात थी। अब मैं अगर आप सबको एक डायरी लाकर दे दूं और मैं बोलूं कि लो बच्चों डायरी लिखो, तो आप बोलोगे अरे मैम क्या लिखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें तो, राइट, क्योंकि बहुत अजीब, अगर आपने पहले कभी कुछ लिखा नहीं तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक, बिकॉज उसने कभी भी नहीं लिखा था। शी नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। शी फील्स दैट नो वन एल्स एक्सेप्ट हर विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग। म्यूजिंग क्या होता है, थॉट्स, विचार। तो उन्हें लगता है कि मैं तो 13 साल की हूं, मेरी डायरी पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा, है ना, मेरी सोच विचार कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। तो उसने अपने लिए डायरी लिखना शुरू करा, क्योंकि जितनी भी अंदर चीजें थी वो उसको बाहर निकालनी थी। उसे लगता था मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे, अब आप लोगों के पास भी फ्रेंड्स बहुत सारे होते होंगे, बट आप उनके पीठ पीछे बुराई करते होगे किसी और के साथ मिलके, राइट,
क्योंकि आपको उनके साथ वैसा बॉन्ड फील नहीं होता होगा, काम चलाओ फील होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन फ्रैंक भी बोलती हैं कि मेरे पास कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं है और इसलिए मैं डायरी के अंदर अपनी सारी चीज़ें निकालना चाहती हूँ। फिर वो बोलती हैं पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एन को फील होता है कि जो पेपर है ना उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी कि किताब में, डायरी में हम इंसानों से ज़्यादा पेशेंस है। ऐसा क्यों लगता है बच्चों उन्हें? जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, ऐसा उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि इंसान इरिटेट हो जाता है। पेपर इरिटेट हो सकता है, पेपर में आप जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो लिख सकते हो। इंसान एक बार को बोल सकता है यार पका मत, मैं सुन सुन के बोर हो गया, राइट? बट पेपर ऐसा कभी भी नहीं करता। सो देयर वॉज अ टाइम शी वॉज लिटिल डिप्रेस्ड। वो बताती हैं कि एक बार की बात है, मैं थोड़ी सैड थी, मैं घर पे बैठी हुई थी, मुझे कहीं नहीं जाना था, ठीक है, और मुझे केवल अपनी नोटबुक के साथ ही रहना था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं डायरी लिखूंगी और मैं तब तक उस डायरी को किसी को नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। अब एन ने क्या बोला? एन ने बोला कि मेरे पास लमसम 30 लोग हैं जिन्हें मैं मेरा फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। मेरे पास फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा खासा घर है, पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बहन है। यानी कि मैं कोई अकेली नहीं हूँ, मैं तनहा नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ मैं, समझ रहे हो? बट स्टिल मुझे थोड़ा सा अलोन फील होता है, क्योंकि मैं इनसे ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में ही बात कर पाती हूँ कि कैसे हो, क्या है। मैं कुछ पर्सनल बात नहीं कर पाती, कुछ बॉन्ड शेयर मैं इनके साथ नहीं कर पाती। एंड वो बोलती है कि प्रॉब्लम उनमें नहीं, मेरे में ही है। मैं लोगों पे कन्फाइड या ट्रस्ट इतनी इजीली नहीं कर सकती। दिस इज वाई, और इसीलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। वो डायरी को अपनी फ्रेंड की तरह मानती हैं और उन्होंने डायरी को नाम दिया किटी। ठीक है, क्लियर? अब आगे क्या हुआ? वो बोलती है कि देखो अगर मैं सीधा डायरी लिखना शुरू कर दूंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब, राइट? तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में आपको ब्रीफ बता दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि एन फ्रैंक कौन है और तब मैं डायरी लिखना शुरू करूँ। तो वो अपने पापा के बारे में बताती हैं कि मेरे पापा मोस्ट अडोरेबल फादर है, सबसे प्यारे पापा हैं। मेरे पापा 36 ईयर के थे जब उन्होंने शादी करी मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी 25 साल की थी। मेरी बहन का नाम मार्गरेट है और वो 1926 में उसका जन्म हुआ और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को। हम लोग हॉलैंड गए 1933 में, वहाँ मैंने मेरी एजुकेशन को कंप्लीट करा। 1942 में जो मेरी ग्रैंड माँ थी जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, उनकी डेथ हो गई। अब एन ने डायरी लिखना शुरू करा 20 जून 1942 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उन्होंने अपने बारे में उस डायरी के अंदर बताई। अब आगे क्या हुआ? अब वो बताती हैं कि मेरी ना आज तक सबसे अच्छी बनी है, सारे टीचर्स से मेरी अच्छी बनी है। अब आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें टीचर्स से अच्छी बना के रखने में मजा आता होगा, राइट? सो वो बोलती है एक बार की बात है कि हमारी पूरी की पूरी क्लास ना डर के मारे कांप रही थी। बहुत डर का माहौल था हमारी क्लास में। क्यों? क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला था। टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और किसे हमें फेल करना है। वो टीचर्स को ये भी बोलती है कि दे आर दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि एक टीचर कब क्या कर दे, ठीक है, किसको पास कर दे, किसको फेल कर दे, क्या कर दे, कुछ नहीं पता। सो उन्हें रियलाइज होता है कि भाई अगर मैं मेरी क्लास में देखूँ ना तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो डम्ब हैं, यानी कि क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे फेल हो जाना चाहिए। बट वो बोलती हैं पता नहीं टीचर्स का डिसीजन क्या होगा, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है किसको पास करे या फेल। अब वो बोलती हैं कि मुझे मेरी या मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, जो मेरी लड़कियां हैं, जो मेरी दोस्त हैं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। बट केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं डरी हुई हूँ, वो है मैथ्स। बाकी सारे टीचर्स से तो मेरा अच्छा रिलेशन है, बट जो मैथ्स के टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो एक ओल्ड फैशन टीचर है और वो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ। तो उनसे मेरी खटपट चलती रहती है और इसीलिए मुझे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जो मैथ्स टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं कि भाई सुन, तू बहुत ज़्यादा बातें करती है ना, और तू बाहर जाने वालों में से नहीं है, तो तू एक्स्ट्रा होमवर्क कर। तो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है, उसे चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने देते हैं कि वो एम्बैरेस हो जाएगी। वरना मैथ्स का टीचर ऐसे लिखने क्यों देंगे? चैटर बॉक्स कौन होता है? जो बड़ 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 बोलता ही रहे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जाओ तुम इस पे ऐसे लिख कर लाना। अब वो 3 पेज लिख के लाती हैं। बाकी बच्चों की तरह नहीं, बच्चे क्या करते हैं,
जगह छोड़ छोड़ के लिख देते हैं, है ना, या फिर केवल एम ही लिख देते हैं कि बस होमवर्क है तो कर लो, टीचर मारेगा। बट यहाँ पे एन फ्रैंक कुछ मीनिंगफुल लिखना चाहती थी कि टीचर को भी बता सके कि भाई देखो बात करना कुछ गलत नहीं है, राइट। तो इसीलिए बच्चों उसने क्या करा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो उसने क्या करा, उसने अच्छे से 3 पेज लिखे और उसने ऐसे में क्या बताया। अब यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना। उसने बताया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि भाई देखो बातें करना तो एक बच्चे का ट्रेट है, एक गुण है, ठीक है, मैं इसको अंडर कंट्रोल रख सकती हूँ, बट मैं कभी भी इसे क्योर यानी कि इस हैबिट से बाहर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। मेरी मम्मी भी बातूनी थी, उसकी मम्मी भी बातूनी थी, मैं भी बातूनी हूँ, तो ये तो फैमिली में चल रहा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। सो मिस्टर कीजिंग भाई बहुत हंसे उसका आर्ग्यूमेंट पढ़ के। अब वो फिर से बातें करने लग गई, फिर नहीं माने, फिर नहीं माने। तो अब ऐसे कर करके मिस्टर कीजिंग ने उसे एक और बार होमवर्क दिया। किस पर दिया, एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स पे। अब इनकॉरिजेबल क्या होता है कि जिसे जितना ही मना कर लो वो सुधरे ना, ठीक है, कि ये एक ऐसी चैटर बॉक्स है जो सुधर नहीं सकती। अब फाइनली उसने क्या करा, फिर से लिख दिया। अब तीसरी बार उसे फिर से होमवर्क दिया गया, किस पे लिखने के लिए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये टॉपिक सुन के पूरी क्लास बहुत हंसी, बहुत उसका मजाक बना कि ये जैसे बता गया ना क्वैक क्वैक, वैसे ये भी क्वैक क्वैक करती रहती है। तो अब एन फ्रैंक क्या चाहती थी कि मैं मिस्टर कीजिंग को सबक सिखाऊं, यानी कि मैंने रियलाइज कराऊं कि बातें करना इतना भी गलत नहीं है। तो अभी उसने क्या करा, उसकी फ्रेंड है सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, तो सेन ने बोला मैं तेरी हेल्प करती हूँ, इस बार ना पोइट्री फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख कर देंगे। दोनों ने बोला भाई ठीक है। अब एन क्या चाहती थी, शी वॉन्ट्स टू टर्न द टेबल ऑन मिस्टर कीजिंग, वो गलती मिस्टर कीजिंग की ही बताना चाहती थी। सो उसने एक पोम लिखी, किसके बारे में, मदर डक के बारे में और एक फादर स्वैन के बारे में, कि भाई मम्मी पापा थे और उनके 3 डकलिंग्स थे, 3 बच्चे थे, और बोला जा रहा है कि तीनों बच्चों को मार दिया, जान से डेड कर दिया, डेथ हो गई उनकी। किसने मारा, उनके पापा ने, क्योंकि दे क्वैक टू मच। अब डक का तो काम ही है क्वैक क्वैक करना, तो समझ रहे हो कि उनके पापा ने ही उन्हें मार दिया। कहने का क्या मतलब है कि बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और उनके टीचर ही उन्हें मार रहा है, ठीक है। सो मिस्टर कीजिंग को पोम समझ में आई, उन्होंने इसे इंसल्ट नहीं लिया, उन्होंने इसे पॉजिटिव टोन में लिया, एंड तब से उसे बातें करने दी गई। मिस्टर कीजिंग भी चेंज हो गए एंड उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क फिर क्लास में नहीं दिया गया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मैडम राइड्स द बस। तो ये चैप्टर मैंने आपको लाइन बाय लाइन भी कराया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। चैप्टर है एक 8 साल की लड़की के बारे में जिसका नाम है वल्ली, जिसके पास कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए, और वो अपना टाइम बाहर देखते हुए बिताती है, यानी कि दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और जो भी स्ट्रीट पे चल रहा होता है वो अपना टाइम देखने में बिताती है कि हाँ भाई आज क्या हो रहा है, अच्छा ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब इसमें उसका जो फेवरेट काम है ना, वो क्या है, फेवरेट काम है टू लुक एट द बस दैट पास बाय हर विलेज एवरी आवर, कि हर घंटे उसके गांव से एक बस जाती है, उसे देखकर बड़ा मजा आता है, क्योंकि आज तक वो बस में नहीं बैठी, तो उसे लगता है यार बस में रोज आना, नए लोग आते हैं, फिर नए लोग चढ़ते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बस में बैठ के कैसा लगता है, तो उसे बड़ा मजा आता है। It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. अब ग्रेजुअली क्या हुआ, उसके मन में भी इच्छा आने लगी कि यार मुझे भी ना एक बार तो बस में बैठ के देखना चाहिए, है ना। तो अभी धीरे धीरे ये जो विश थी ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल गई, ठीक है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती गई दिन पे दिन, कि वो सीरियस हो गई कि मुझे तो बस में बैठना ही है। एंड देयरफॉर उसने अपना ये मिशन बना लिया। सोचो एक 8 साल की लड़की, आपको ऐसा नहीं करना बेटा, वो फिक्शन है, ठीक है, ये रियल लाइफ है, आप ऐसा कुछ मत करना। तो उसने अपना मिशन बना लिया कि भाई मुझे तो बस में बैठना है। अब उसे क्या करा उसने, शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स हु फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड बाय बस। अब जो लोग बस से आते थे जाते थे, वो उनके बीच की बातें सुनने लगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि बस कहाँ जाती है, कितने पैसे लेती है, कब आती है, सारी चीजें, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में वो एक दो क्वेश्चन, एक दो सवाल भी पूछ लेती ताकि उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, और यही करते करते उसने पता लगाया कि जो टाउन है वो 6 माइल्स अवे है, नंबर 1, ये पहली इंफॉर्मेशन उसे पता चली।
नंबर 2 उसको पता चला कि बस है ना 45 मिनट्स लेती है एक साइड ट्रैवल करने के, यानी कि विलेज से टाउन जाने के 45 मिनट्स, फिर टाउन से विलेज आने के 45 मिनट्स। अब फिर उसने बोला कि एक साइड का जो फेयर है, जो किराया है, वो 30 पैसे है, यानी कि अगर मुझे आना जाना करना है तो मेरे पे 60 पैसे होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी भाई उसने पता लगा ली। अब धीरे धीरे उसने अपनी प्लानिंग करना शुरू करा, प्लान करती, रीप्लान करती, ताकि वो स्नीक आउट कर पाए। स्नीक आउट मतलब अपने मम्मी को बिना बताए घर से बाहर जा पाए। ठीक है, तो वल्ली ने तो कर लिया, बट हमें नहीं करना, बिकॉज वल्ली तो फिर भी 8 साल की है ना, फिक्शन है। आज की डेट में तो अगर 16-17 साल के बच्चे भी अकेले निकल रहे तो वो भी सेफ नहीं है। ठीक है, सो अब उसने क्या करा, उसे पता है कि भाई मेरी मम्मी दोपहर में सोती है, जब वो सोती है उन्हीं घंटों का इस्तेमाल करके मैं अपना घूम के आ सकती हूँ। शी नीडेड टू सेव द मनी। अब मेन बात थी पैसे सेव करने की, है ना, प्लान सब कर लिया, पैसे सेव करने हैं। अब वो इजी नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची 60 पैसे भी कहाँ से लाएगी। तो अब उसे रेजिस्ट करना पड़ा, जितने भी पैसे उसे मिलते। वो मेले में गई, मेले में जाने के बाद ऑब्वियसली एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, बट उसने रेजिस्ट किया, खुद को रोका। ना तो उसने कैंडी ली, टॉफीज ली, ना वो झूले पे झूली। फाइनली उसने पैसे जोड़ लिए और एक दिन वो 8 साल की बच्ची निकल गई बस में ट्रैवल करने। अब दोपहर के समय वो बस में बैठी थी, उस टाइम ज्यादा बस में भीड़ नहीं होती है, बिजी आवर्स नहीं है। अब कंडक्टर जो था वो उसकी हेल्प करना चाहता था, बस उसने मना कर दिया। वो खुद को बहुत बड़ा दिखा रही थी। अगर कोई से मैडम भी बोल रहा है ना तो शी इज लाइक, ओ डोंट कॉल मी मैम, मुझे मैडम मत बोलो। सो शी वाज लाइक दैट। तो अभी क्या हो रहा है, इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरीवन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल अलोन एक्टिंग लाइक एन एडल्ट। तो सब लोग हंस भी रहे हैं कि देखो छोटी सी लड़की बड़ी बनने की कोशिश कर रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है। और कंडक्टर थोड़ा सा अच्छा इंसान था, जॉली किस्म का था, उससे मजाक कर रहा था, ठीक है, उससे बातें कर रहा था। बट वो क्या बोल रही थी, देखो मैं बड़ी हूँ, मेरे पास टिकट है, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम चुप रहो। सो कंडक्टर वॉज ऑफ जॉकिंग सॉर्ट, जोक वगैरह कर रहा था, एंड इसलिए वो वल्ली को मैडम मैडम बोलने लगा। तो अब छोटी सी हाइट की बच्ची, छोटी सी बच्ची है ना, अब वो क्या कर रही, अपनी सीट पे खड़ी हो गई ताकि वो बाहर देख पाए, क्योंकि उसने पैसे इस चीज के दिए थे कि वो बस में घूम पाए। अब सबने उसको बैठने के लिए बोला, उसकी खुद की सेफ्टी के लिए, कि तुम गिर जाओगी, है ना, बस रुकेगी तो आगे तुम्हारा मुंह लग जाएगा। जब भी उसे कोई कुछ बोलता सो वल्ली वुड गेट एनॉयड, वल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और वो बोलती कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, तुम चुप रहो। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरली लेडी। अब क्या होता है, बस रुक रुक के चलती है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप पे, तो एक स्टॉप से एक बुजुर्ग औरत चढ़ती है, ठीक है, और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो वरीड है, ठीक है, उसके लिए कि तुम इतनी अकेली हो, अकेले कैसे ट्रैवल कर रही हो। बट वल्ली को उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो कुछ चबा रही होती है, उसे देखकर घिन आती है, डिस्गस्ट हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी। अब वो बाहर एंजॉय कर रही होती है। अब इतने में उसे एक रनिंग काउ दिखती है, ठीक है, रनिंग काउ मतलब एक काउ भाग रही होती है उसके बस के आगे। तो देखकर बड़ा हंसती है, उसे बड़ा मजा आता है उसे देखकर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो टाउन पहुंची तो कंडक्टर ने बोला कि चलो भाई टाउन आ गया, उतरो उतरो उतरो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसी गाड़ी में वापस जाऊंगी गाँव में, ठीक है, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू डू अलोन। अब उसे नीचे उतरने में डर लग रहा है। तो कंडक्टर बोलता है अभी नीचे उतरने में डर लग रहा है, बट तू इतनी दूर अकेले आ गई, तब तुझे डर नहीं लगा। अब रिटर्न यानी कि वापस जाते समय उसने क्या करा, सेम इंथुसियाज्म। अब ऐसा होगा ना, हमने अगर कोई चीज देख ली तो अब दूसरी बार में हमारा थोड़ा इंथुसियाज्म कम होगा कि यार अभी तो देखा था, बट उसका आते समय भी वही जोश था, जाते समय भी सेम चीजों को देखने का वही जोश था। बट तब अब जैसे जैसे गाड़ी आगे गई उसने देखा कि वो काऊ जो अभी तक फुल ऑफ लाइफ थी, अब वो मरी भी पड़ी हुई है। वो देखकर उसका दिल दहल गया बच्चों। एंड उसने देखा कि ये काऊ अभी इतना एंजॉय कर रही थी, अब ये काऊ इतनी हॉरिफाइंग लग रही है, आंखें खुली हुई हैं, खून बह रहा है, यानी कि किसी ने उसे मार दिया होगा, किसी व्हीकल ने उसे मार दिया होगा। So Valli got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. तो छोटी बच्ची के लिए ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा हार्श था। वो बहुत डर गई और उसके बाद वो चुपचाप बैठी रही, उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा। जब वो घर पहुंची तो उसने क्या करा,
उसने अपनी मम्मी और आंटी को देखा कि वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कि उसकी मम्मी और आंटी बात कर रहे हैं कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अभी हम लोग अंदर बात कर रहे हैं, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। और वल्ली ने इसे अपने पे ले लिया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि भाई ये तो अंदर बात कर रहे हैं और देखो बाहर मैं घूम भी आई। तो वल्ली क्या बोलती है हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो सही। तो दोनों ना एस्टॉनिश यानी शॉक्ड हो जाते हैं कि पिद्दी सी लड़की हमें बता रही है हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। अब उसे तो पता है वल्ली को कि वो क्या बोल रही है, बट उसकी मम्मी और आंट को नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है गाइस, अभी क्या हुआ, वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रही। शी वॉज कैजुअली एग्रीइंग कि मैं तो बस जो मम्मी बोल रही है ना कि बाहर हमें पता नहीं होता बट बहुत सारी चीजें हो जाती है, मैं तो उस पर बस एग्री कर रही हूँ। तो उसकी आंटी बोलती है देखो वल्ली को देखो कैसे बड़ों की बातों में आती है। अब आंटियों का बच्चों काम ही होता है हमारी मम्मियों को भड़काना, है ना। तो वो क्या बोल रही है देखो इसको कैसे ये बड़ों की बातों में अपनी नाक घुसा रही है। बट ओनली वल्ली न्यू कि वो किसको रेफर कर रही थी, बिकॉज किसी को भी उसकी बस जर्नी के बारे में नहीं पता था। क्लियर एवरीवन, एक बारी फटाफट से बता दो इफ दिस इज क्लियर, देन वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 6 सर्मन एट बनारस। हाँ जी, एम आई क्लियर? पक्का? ओके, अब चलते हैं सरमन एट बनारस पे। तो सरमन एट बनारस जो है ना वो हमें अर्ली लाइफ के बारे में बताता है। किसकी अर्ली लाइफ? लॉर्ड बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बताता है। तो इनका जन्म एज अ प्रिंस हुआ था, ये एक राजकुमार थे और इनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, ठीक है, राजाओं के खानदान में हुआ था। और जब तक ये राजा के खानदान में थे तो इन्हें पता नहीं था कि बाहर कितना दुख है, कितने सफरिंग है, क्योंकि इन्हें शील्ड प्रोटेक्ट करके अंदर रखा जाता था, किसी चीज की इन्हें कमी होती नहीं थी। तो एक दिन ये बाहर गए, हंटिंग पे गए और इन्होंने वहां पर बहुत सारी सफरिंग देखी, है ना। एक बूढ़ा इंसान देखा, एक सिक आदमी देखा, एक इंसान को भिक्षा मांगते हुए देखा, एक मृत इंसान को देखा। और वहां से ना इनका दिल दहल गया कि वर्ल्ड में ये सब भी है और मुझे तो ये सब पता ही नहीं है। सो ऑन बीइंग एक्सपोज्ड टू द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड which he was earlier shielded from, shielded मतलब protected, जिससे ये पहले बच रखे थे, उन्होंने क्या करा, अपना जो वो राजपाट था सब इन्होंने अपना छोड़ दिया और वो मोक्ष की तलाश में, सैल्वेशन की तलाश में वहां से निकल लिए। इन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को पीछे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जब इन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त हुई, मोक्ष इन्हें प्राप्त हुआ, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया, ठीक है। अब बनारस में एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। इन्होंने उसको रियलाइज कराया कि मैन मॉर्टल है, यानी कि जिस चीज का जन्म हुआ है वो चीज खत्म भी होगी, उस चीज का एंड भी है। और एक समझदार आदमी, एक वाइज पर्सन वही है जो ज्यादा शौक ना बनाए, जो दुख को अपने पे हावी ना होने दे, क्योंकि ये चीज तो नियति में लिखी है कि ये चीज तो होनी है, राइट। कि भाई जो इंसान पैदा हुआ है वो दोबारा घूम के मरेगा भी तो, राइट। सो ये चीज उन्होंने उसको रियलाइज कराई। अब गौतम बुद्ध एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में प्रिंस की तरह उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो 12 साल के थे जब उन्हें दूर भेज दिया गया, क्या करने के लिए, जो हिंदू के रिलीजियस बुक्स होती है, ग्रंथ होते हैं, क्योंकि पहले के गुरुकुल में यही पढ़ाया जाता था। अब पढ़ाई चेंज हुई है ना, जब ये अंग्रेज आए हैं हमारे पास, वरना क्या पता आज भी हम गुरुकुल में पढ़ रहे होते, राइट। तो उन्हें भेज दिया गया एंड जब वो वापस आए 4 साल बाद तो उनकी शादी करा दी गई एक प्रिंसेस से। उन दोनों का एक बेटा भी हुआ एंड उन्होंने रॉयल लाइफ 10 साल तक जी, वो जो एक होती है ना शान बान, 10 साल तक उन्होंने जिया। अब ऑब्वियसली जो रॉयल लोग हैं, है ना, जो राजा महाराजा हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। वर्ल्ड के जितने भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उन सबसे इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। अब एक दिन इन्होंने एक सिख आदमी को देखा, एक एजेड, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि एक अंतिम संस्कार होते हुए देखा, और एक मॉन्क को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। तो इन एक्सपीरियंसेस से इनकी आंखें खुली
है ना, कि ये मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ, लाइफ में हम लोग लेकर क्या जाएंगे। आज को हम लोग देखते हैं कि इतनी भीड़ है दुनिया में, है ना, पैसा 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 पैसा, मरने के बाद छाती पे तो लेके जाना नहीं है, सब यही छूट जाएगा, राइट। तो फिर वो बोल रहे हैं कि फिर ये मोह माया क्यों, ठीक है। एंड दस उन्होंने सारी रॉयल्टी अपनी छोड़ दी और वो मोक्ष की तलाश में निकल लिए। अब जब मोक्ष मिल गया तो उन्होंने प्रीच करना यानी कि लोगों को समझाना, अपने भाषण देना शुरू करा एंड उन्होंने उपदेश देना शुरू करा। पहला उपदेश, पहला सपन उन्होंने बनारस में दिया। अब बनारस में एक औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी, जिसका इकलौता बेटा मर चुका था, ठीक है, इकलौते बेटे की डेथ हो चुकी थी। सफरिंग विद अनएंडिंग पेन, ऑब्वियसली बहुत दुख होगा, है ना, अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत उसे दर्द हो रहा था। तो वो एक घर से दूसरे घर जाती है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि पहली बार गौतमी एक घर से दूसरे घर क्यों गई। तो आप बोलोगे भाई वो एक घर से दूसरे घर जाती है क्या करने, मेडिसिन मांगने, कि अपने बेटे को गोद में कि प्लीज इसे जिंदा करने के लिए कोई दवाई दो दवाई दो दवाई दो। लोग बोलते हैं कि शायद ये पागल हो गई है। अब जब एक दिन वो एक आदमी से मिलती है जो उसको लॉर्ड बुद्ध के पास भेजता है कि ना इनके पास जरूर तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो लॉर्ड बुद्ध बोलते हैं ठीक है तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि तू मस्टर्ड सीड्स ला, पर मस्टर्ड सीड तुझे एक ऐसे घर से लानी है जहां पर कोई डेथ ना हुई हो, कोई डेथ ना हुई हो, किसी का बेटा, भाई, बाप, दादा, परदादा, माँ, बहन, कोई ना मरी हो। एक ऐसे घर से तू मस्टर्ड सीड्स ला। उसमें एक होप आ गया, आशा की किरण आ गई कि हाँ हाँ मैं अभी ले आती हूँ, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। अब वो दूसरी बार एक घर से दूसरे घर गई। क्वेश्चन आता है दूसरी बार क्यों गई। सो दूसरी बार अब वो एक घर से दूसरे घर गई, बट टू हर डिसमे यानी कि निराश होकर, क्या हुआ, डिसअपॉइंट होकर। मस्टर्ड सीड तो सब दे रहे थे, बट कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें डेथ ना हुई हो, जो लॉर्ड बुद्ध की कंडीशन थी, है ना, कि सब लोग बोलते थे बहन देखो हमारे घर में ना जितने लोग जी रहे हैं उनसे ज्यादा तो डेथ हो चुकी है, तो तुम हमें हमारा दुख मत याद दिलाओ, ठीक है। तो ऐसा सब होता गया होता गया होता गया। अब वो बहुत ज्यादा थक गई और रोड के किनारे आके बैठ गई, और तब उसे ये चीज रियलाइज हुआ कि शायद लॉर्ड बुद्ध मुझे यही एहसास कराना चाहते थे कि ऐसा दुनिया में एक भी घर नहीं है जिसमें किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो होगी ही होगी, राइट। और मैं अपने दुख में इतनी सेल्फिश हो गई थी, तो उसे एहसास हुआ, कॉन्शियस हुई वो कि मैन मॉर्टल है, आज नहीं तो कल सबको मरना है और दुख तो होगा, बट उस दुख को अगर हम अपने पे हावी कर लेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, यानी कि हमारी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी एंड कोई भी ये साइकिल ऑफ लाइफ से नहीं बच सकता। सोचने में हमें बहुत अजीब लगता है कि यार हम मर जाएंगे, हमारे घर वाले, हमें बहुत अजीब लगता है, बट ये ट्रूथ है एंड यही बुद्धा उसको अंडरस्टैंड कराना चाहते थे। सो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो ओनली इंक्रीज मैन्स पेन एंड सफरिंग, कि ये जो दुख और पीड़ा है ना ये केवल आदमी का दर्द और बढ़ाती है, ठीक है, और इससे हमारी हेल्थ भी डिटोरिएट होती है, खराब होती है। इसीलिए एक वाइज पर्सन कौन है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज वाइज पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध। सो एक वाइज पर्सन वही है जिसे इस नियति, नेचर के बारे में पता हो, एंड मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग बाउंड टू हैपन, और वो इस दुख को अपने पर हावी ना करे जो चीज होनी ही होनी है, ठीक है, और तभी एक इंसान हैप्पी और ब्लेस्ड रह सकता है। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 7, द प्रपोजल। अब भाई ये एक प्ले है, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकॉव, नटालिया स्टेपनोवा एंड इवान वैसिलविच लमोव। हम इन्हें नटालिया, लमोव और चुबुकॉव के नाम से पुकारेंगे। अब चुबुकॉव एक बहुत ही अमीर लैंड ओनर है, ठीक है, नटालिया उसकी बेटी है 25 साल की, और लमोव इनका नेबर है। अभी क्या होता है देखो। सो जैसे ही प्ले शुरू होता है, बड़ा ही मस्त प्ले है भाई ये, है ना। जो चैप्टर का नाम है प्रपोजल, वो छोड़ के बाकी सारी चीजें हो जाती है यहाँ। अभी हुआ क्या, जैसे ही पर्दा ऊपर उठता है तो हम देखते हैं कि लमोव बड़े टान बान, मतलब आन बान से, है ना, बिल्कुल तैयार व्यार होकर एकदम ऐसे बिल्कुल इवनिंग ड्रेस पहन के चुबुकॉव के घर में एंटर कर रहा है। आप देख सकते हो कि कितना तैयार होकर ये आया है अपनी इवनिंग अटायर, मतलब ड्रेस में। अब चुबुकॉव बहुत सरप्राइज है, बोल रहा है अबे इसकी कौन सी शादी हो रही है, मतलब क्या हो गया इसको। तो वो बोल रहा है भाई क्या ओकेजन है, तू इतना तैयार होकर क्यों आया है। सो लमोव बोलता है
कि मैं ना एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अब चुबुकॉव को लगता है अबे यार ये पैसे मांगने ना आ गया हो मुझसे फिर से, मैं नहीं दूंगा इसको पैसे। So Chubukov anticipates that he must have come to ask for money which he doesn't intend on giving, कि पैसे मांगे तो मैं कतई नहीं दूंगा। बट इतने में ही लमोव क्या बोलता है कि मैं आपकी जो बेटी है ना नटालिया, शादी के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। अब वही चुबुकॉव जो अभी तक बोल रहा था अबे यार ये क्यों आ गया, अब वो एकदम से हैप्पी हो गया, गले से लगा रहा है, पपिया कर रहा है, बिठा रहा है, उसको इज्जत दे रहा है। तो चुबुकॉव गेट्स फिल्ड विद एक्साइटमेंट और वो फटाफट से नटालिया को बुलाने चला जाता है कि ठीक है मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। अब जब चुबुकॉव वहां से एग्जिट हो गया, अकेला लमोव बैठा हुआ है, तो वो सोच रहा है यार ये डिसीजन सही तो है ना, मतलब मैं 35 साल का हो गया हूँ, है ना, मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी कि मेरा दिल अपने आप तेज तेज धड़कने लगता है, सांस मेरी फूलने लगती है, मैं अच्छे से सो भी नहीं पाता हूँ। ये सारी बातें तो ऑफकोर्स मैं इन्हें नहीं बताऊंगा, बट अब मैं अगर अभी भी शादी नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा, है ना। तो उसे एहसास है कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, और अगर मैंने अभी भी शादी नहीं करी तो कोई हूर की परी मेरे लिए नहीं आ रही है। सो उसे लगता है कि ये बेस्ट एज है शादी करने के लिए, एंड ही इज हैप्पी, वो खुश है दैट उसने अपना माइंड नटालिया के लिए बना लिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो नटालिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है ना, नटालिया से बिल्कुल प्यार करता है और आ रहा है प्रपोज करने, नहीं 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 नहीं, वो काम मतलब और ऑप्शन नहीं है। जब बंदे पे ऑप्शन की कमी होती है ना फिर वो अपना दिमाग बना लेता है, तो वैसे ही तो वो बोलता है देखो नटालिया सही सी भी दिखती है, घर भी संभाल लेती है, और तो क्या ही चाहिए फिर मेरे को। अब इतने में ही क्या होता है, नटालिया आती है और लमोव डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन पे जंप नहीं करता कि भाई शादी कर ले, वो थोड़ा सा पहले बोलता है कि भाई देखो मैं कितना ग्रेटफुल हूँ और ग्लैड हूँ कि हम दोनों की फैमिली बहुत सालों से एक अच्छे टर्म्स पे हैं, हम लोग नेबर्स हैं और हमारी फैमिलीज एक अच्छे टर्म्स पे हैं। और बात करते ही करते, है ना, यही अच्छे टर्म्स की बात करते करते वो एक बात छेड़ देता है एक जमीन के मुद्दे के ऊपर, ऑक्सन मिडोज, कि ऑक्सन मिडो जो जमीन है वो हमारी है ना, कि भले इस पे बहुत हमारी लड़ाइयाँ हुई, बट अब सॉर्ट हो गया है, ऑक्सन मिडोज मेरा है। और मैं आपसे ना अभी यहाँ पर इतने में ही नटालिया रोक देती है, बोलती रुकियो, ऑक्सन मिडोज तेरा कब से हो गया, वो तो मेरा है, ठीक है। सो वाइल कंटिन्यूइंग टू टॉक अबाउट हिज लैंड ही समहाउ मेंशन अबाउट ऑक्सन मिडोज, जो कि पहले बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रही है। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज को लेके लोगों में कितने झगड़े होते हैं, है ना, तो वो बोलता है कि अब तो वो मेरा है। सो नटालिया बिलीव ही नहीं कर पाती, बिकॉज उसे लगता है दैट ऑक्सन मिडोज बिलोंग टू हर फैमिली, के वो उसकी फैमिली के। दोनों में ही एक बहुत हीटेड डिस्कशन चालू हो जाता है। तो आया वो प्रपोज करने होता है, बट अब वो कलेश कर रहे, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एंड इतने में ही चुबुकॉव जो बाप होता है वो भी आ जाता है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है कि अच्छा ऐसे कैसे हमारा है ऑक्सन मिडोज, तू कौन होता है, ये वो। तो और कॉन्वर्जेशन हीट अप हो जाता है। अब वो लोग शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। अब इतने में ही लमोव को क्या होता है, उसका दिल फिर से धड़कना शुरू, है ना, उसकी सांस फिर से फूलना शुरू हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, नम फुट हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। सो जो उसकी तबीयत खराब है ये लोग बोलते हैं निकल। सो दे थ्रो लमोव आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू कर्सिंग हिम, और अभी भी उसे गालियां दे रहे हैं। सो वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम, जब चुबुकॉव उसे घर से बाहर निकाल के आ रहा है, ऐसे निकाल दिया मान लो, अब आ रहा है, हाँ आया बड़ा मेरी बेटी का हाथ मांगने। इतने में नटालिया कि यार व्हाट, हाथ मांगने आया है, लेकर आओ दोबारा, ये रिएक्शन होता है उसका, ठीक है। सो अनइंटेंशनली वो रिवील करता है कि तुझसे शादी करने आया था। नटालिया बहुत सरप्राइज हो जाती है और वो रिग्रेट करती है कि अरे यार शायद नटालिया को भी शादी करने की जल्दी थी, है ना। तो वो बोलती है अरे यार पापा जाओ आप लेकर आओ उसे, लेकर आओ। तो चुबुकॉव परेशान हो जाता है, बोलता है भाई ये कैसी बेटी है ना, जो अभी बाहर निकलवा कर बेइज्जती कराकर दोबारा बोल रही है कि अंदर लेकर आओ, ये भी भैया आफत ही है कि बड़ी बेटियों के पापा बन जाओ, तो ऐसे वो बोलता है। अब वो लमोव को दोबारा लेकर आता है, वो आ भी जाता है। तो नटालिया ट्राई करती है टू डिविएट टू अनदर टॉपिक एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शूटिंग। अब नटालिया ट्राई करती है कि इस टॉपिक पे बात ना करें, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, शूटिंग की बात करते हैं, चलो हंटिंग की बात करते हैं। तो अभी फिर से बातों बातों में उनके कुत्तों पे कॉन्वर्जेशन आ जाती है। नटालिया बोलती है कि मेरा स्क्वीजर ज्यादा बेटर है, और लमोव बोलता है कि मेरा कुत्ता जो गैस है वो वो तुम्हारे डॉग से ज्यादा बेटर है। और नटालिया सारे वैलिड पॉइंट देती है कि मेरा कुत्ता सस्ता आता है ना, ज्यादा एक्टिव है। तो फिर से इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर से चुबुकॉव आता है और फिर से चुबुकॉव नटालिया की साइड लेता है और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, और एक और बार पूरी की पूरी सिचुएशन बद से बदतर होती
जाती है. सो नाउ एवरीवन गेट हाइपर एंड लमोव फाइनली फॉल. अब लमोव को क्या हो गया, पैल्पिटेशंस हो रहा है, अजीब से दिल धड़क रहा है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है अनकॉन्शियस. गिरे हुए को भी सुना रहे हैं अभी तक ये लोग, सोचो गिरे हुए से भी ये लोग अभी रुके नहीं है. सो इवन देन द कर्सिंग कॉन्टिन्यूज. सडनली नटालिया को लगता है अरे पापा गिर तो गया था पर मर तो नहीं गया, रुकना जरा, ऐसे कर रही है वो. सो वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं पी पाता और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अरे ये तो मर गया, डेड है ये. अब इतने में ही लमोव थोड़ा सा हिलता है तो उन्हें लगता है नहीं नहीं जिंदा है, तो वो उसे पानी पिलाते हैं. एंड चुबुकोव क्या करता है, वो बोलता है भाई इससे पहले ये खड़ा हो और दोबारा से लड़ाई शुरू हो. लेटा लेटा अनकॉन्शियसनेस में ही हाथ लेता है लमोव का और अपनी बेटी का हाथ दे देता है, बोलता है यू मेक इज द ब्राइड, भाई मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है. सो अभी क्या होता है, वो बोलता है भाई मेरी ब्लेसिंग्स है, तुम भाई किस विस कर लो. सो लमोव फुली कॉन्शियस नहीं होता, उसे समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है. ये नहीं उसको उठाए सोफे पे बिठाए, नहीं, लेटे लेटे ही उसको हाथ दे दिया, ले भाई ले ले. अब आगे क्या हुआ, When he finally come to his senses, जब वो थोड़ा सा कॉन्शियस स्टेट में आता है तो वो अपनी एक्साइटमेंट बताता है कि मैं एक्चुअली में आपको प्रपोज करने आया था, और फिर वो नटालिया के हाथ पे किस कर देता है. अब नटालिया चाइल्डिश बचकानापन तो है ही उसके अंदर, तो अभी जब सब सॉर्ट हो गया फिर बोल रही है हाँ, ये तो तुम मानोगे ना कि मेरा डॉग अभी भी तुमसे बेटर है. तो अब फिर से लमोव चालू हो जाता है, नहीं मेरा डॉग तुझसे ज्यादा बेटर है. तो दोनों में ही एडमेंट मतलब जिद्दी, ठीक है, तो दोनों में ही ये बात है कि किसी को भी वो अपने से ऊपर नहीं रख सकते. तो जब शादी से पहले ये हाल है बच्चों, तो आप खुद ही समझ जाओ कि शादी के बाद तो इनका हाल क्या ही होगा. चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर पे, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. आर यू गाइज रेडी? हाँ जी, 2 ही चैप्टर बचे हैं बस, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और मिचबिल द ऑटर. सो पहले हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करेंगे, फिर मिचबिल द ऑटर करेंगे. कर ले जल्दी से, क्या आप लोग तैयार हो? हाँ जी, बोर तो नहीं हुए? चलो ओके, सुपर डुपर रेडी, वेरी गुड. सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया शुरू करते हैं. अब इसमें 3 पार्ट है, ठीक है, चैप्टर ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है. अलग अलग पार्ट में इंडिया के बारे में ही बात हो रही है. सबसे पहले बात हो रही है गोवा की, कि गोवा में जो बेकर्स है, बेकर्स मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, है ना, वो कितने ज़्यादा फेमस है. सो लेसन शुरू होता है कि नरेटर बताते हैं कि भाई मेरे जो एल्डर्स है, जो बड़े लोग हैं, वो कैसे याद करते हैं गुड ओल्ड डेज जब पोर्चुगीज का रूल हुआ करता था और वो लोग अपने साथ ये ब्रेड लेकर आए थे, ठीक है, तो कैसे ये लोग याद करते हैं. दे टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स, कि भाई बेकर की तो इम्पोर्टेंस क्या थी उस जमाने में, और आज भी गोवा के अंदर बेकर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब पोर्चुगीज जा चुके हैं. बेकर्स को गोवा के अंदर पेडर्स बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. बोला गया है जो लोग मिक्स करते थे, यानी कि जो सामान बनाते थे ना, बेकरी का आटा वाटा गूंथते थे, और उनकी जो भट्टियां थी वो अभी तक, यानी कि लोग भले ही मर गए हों बट ये प्रोफेशन कंटिन्यू किसने करा है, ये प्रोफेशन कंटिन्यू करा है उनकी पीढ़ियों ने. तो वो भट्टियां आज तक जिंदा हैं, ठीक है, टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स. तो गोवा के अंदर ना बेटा ब्रेड बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, गोवा के अंदर ब्रेड बहुत फेमस है. अभी हम देखेंगे कि हर ओकेजन पे ना ब्रेड आता ही आता है. जैसे हमारे यहाँ काजू बर्फी हो गया और अलग अलग ढोडा बर्फी हो गई, है ना, कि राखी हो गई, दिवाली हो गई, कि मिठाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी, होता है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही. सो इट इज पॉसिबल दैट ओरिजिनल वंस में नॉट एग्जिस्ट. बोला है जो पहले बनाते थे बेकरी प्रोडक्ट्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट इनके जो बेटे हैं, जो आगे की पीढ़ियां हैं, वो ये प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. अब नरेटर हमें बताते हैं कि जब वो छोटे थे ना, तो बेकर आया करता था और उसके पास एक डंडा होता था जिसपे बेल होती थी, ठीक है. सो द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज. यानी कि पहले, आजकल तो बेकरी खुल गई है, हम लोग जाते हैं, बट पहले बेकर गांव में आया करता था. तो थर्ड मतलब ऐसे मारते हुए, मतलब जब वो चलता था अपना डंडा अपने साथ लेकर, तो वो आज भी कुछ विलेजेस में कायम है. सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वेक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड. वो बोल रहा है जब हम बच्चे थे तो हम
उसी आवाज से जग जाया करते थे, बिना ब्रश करे हम लोग सीधा भाग जाया करते थे, है ना, बेकर के पास, क्योंकि हमें पता था कि वो हमारे लिए चीजें लाएगा। अब बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? ब्रेड बैंगल्स। क्या पसंद था? ब्रेड बैंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कलेक्ट कौन करता था ब्रेड? जो मेड सर्वेंट होता था घर का, वो कलेक्ट करता था। ठीक है, और बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे। अब बोला गया है कि बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गोवा के अंदर, यानी कि कोई भी फंक्शन होगा तो बेकरी प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे कि याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बॉल या स्वीट ब्रेड है वो मैरिज गिफ्ट्स का पार्ट है, कि अगर आप किसी को शादी में गिफ्ट दे रहे हो तो आपको ये तो देना ही है। केक हो गया, बॉलेनास हो गया, कोकोनट कुकी हो गई, ये हर फेस्टिवल पे बनाया जाता है। और अगर मान लो आपकी बेटी की एंगेजमेंट है तो जो उसकी मम्मी है वो सैंडविचेस जरूर बनाएगी। किससे बनेगा? ब्रेड से। तो यानी कि हर ओकेजन पे ब्रेड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गोवा के कल्चर के अंदर। अब आगे बताया गया, जो बेकर्स है वो पहले क्या पहनते थे? एक फ्रॉक तरीके का कुछ कपड़ा पहनते थे जिसे कबाई बोलते थे, जो उसके घुटनों तक आता था। बट जब नरेटर बड़ा हुआ तब शर्ट और ट्राउजर पहनने लगे, तो जो ट्राउजर था वो पूरा नहीं था, कैपरी टाइप था, नीज तक आता था। ठीक है, तो ये उसने बताया, और आज की डेट में तो नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। सो दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स। अब बेकर इतना ज्यादा, आप मानोगे नहीं, अमीर होता था। ठीक है, बोला जाता है कि उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा वैल्यू थी, तो उसके खाते चलते थे। और वो अपना बिल ना महीने के एंड में कलेक्ट करता था, पेंसिल से दीवारों पर वो लिखता रहता था जो भी उसका हिसाब बनता था। बेकरी हैज कॉन्टिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब बेकरी ऑब्वियसली अगर इतनी डिमांड है तो प्रॉफिटेबल तो होगा ही। ठीक है, और इनकी फैमिलीज हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस रहा करती थी। नेक्स्ट है कूर्ग। कूर्ग एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जिसके बारे में ये जो टॉपिक है वो आपको दे रखा है। बोला गया है इस जगह पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वेदर होता है पूरे साल। यहाँ पे रेन भी अच्छी आती है मॉनसून सीजन में। जो कूर्ग के लोग हैं ना, उन्हें ब्रेवेस्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ब्रेव लोग अगर कोई हैं तो वो कूर्ग के, ऐसा बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कूर्ग में टी होता है या कॉफी। तो कॉफी इज द मेन क्रॉप, आप लोग याद रखना। ठीक है, कॉफी इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। बहुत सारे एनिमल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कूर्ग में। ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स भी है यहाँ पर, आइलैंड भी है, तिब्बतियन सेटलमेंट भी है। तो ये सारी की सारी चीजों से कूर्ग एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। राइटर डिस्क्राइब करते हैं कूर्ग के हिल स्टेशन को, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है कर्नाटका के अंदर। वो बैंगलोर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है रास्ते में। सूटेबल टाइम अगर आप जाना चाहते हो तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जा सकते हो। जो प्लेस है वो अपनी कॉफी प्लांटेशंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और रेन फॉरेस्ट यहाँ बहुत सारे हैं, यानी कि पूरे कूर्ग में 30% तो रेन फॉरेस्ट ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो कूर्ग के लोग हैं ना, उन्हें ब्रेव वॉरियर्स बोला गया, यानी कि कूर्ग के लोगों को बहुत ब्रेव और बहुत ट्रस्टेबल बोला गया है, कि ये ऐसे लोग हैं ना जिनको बिना लाइसेंस के गन रखने की परमिशन दे रखी है। ठीक है बच्चा, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टवर्दीनेस। जो वुमेन है कूर्ग की वो बहुत प्रिटी है। कूर्ग के लोगों को कोडावूज भी बोला जाता है। ये बाय रिलीजन हिंदू ही होते हैं, बट इनके जो थोड़े कस्टम, जो परंपराएं होती है वो मेन हिंदू से थोड़ी अलग होती है। ये अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई जो कोडावूज है ना, बोला जाता है कि नहीं तो ये ग्रीक और नहीं तो ये अरब से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज थे नहीं तो वो ग्रीक थे, नहीं तो ऑफ अरेबिक डेसेंट के थे। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? बोला जाता है कि कुछ अलेक्जेंडर आर्मी के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर आए और वो वहीं पर सेटल हो गए। ठीक, और उनके लिए टेक्निकली वापस जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, वापस अब वो ग्रीस चले जाए ये पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने वहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली, अपना घर बसा लिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये ग्रीक डेसेंट से। अरब डेसेंट का क्यों बोला जाता है? कि इनकी जो एथनिक ड्रेस है ना वो है कूपिया। कूपिया इनकी एक ड्रेस है, एक लंबा सा गाउन टाइप, एंड ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह? अरब की ड्रेस की तरह, कूफिया। ठीक है, तो अरब जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम है कूफिया, ये भी एक सेम सी ड्रेस पहनते हैं जिसका नाम है कूपिया। तो इसलिए भी अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये लोग, इनके जो थोड़े पूर्वज थे वो अरब साइड के भी हो सकते हैं। अब
जो कूर्ग है वहां से रिवर कावेरी ओरिजिनेट करती है। एक बहुत बड़ी विशाल फिश यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम है महासीर, और बहुत सारे अलग अलग एनिमल और बर्ड जैसे कि किंगफिशर, लंगूर, स्क्विरल्स, एलिफेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा काम है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं जैसे कि राफ्टिंग हो गया, बाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। अब जब लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, है ना, जब लोग पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे एनिमल्स भी ट्रीज पर दिखाई देते हैं। अब जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है ब्रह्मागिरी हिल्स, ठीक है, एक आइलैंड भी है, तिब्बतियन सेटलमेंट भी है, तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आ जाते हैं टी फ्रॉम असम पे, जो कि थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर हम असम की बात करने वाले हैं। इसके अंदर दो फ्रेंड्स हैं, प्रांजल और राजवीर। तो ये लोग दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, इनकी गर्मियों की छुट्टियां हैं और ये प्रांजल के होम टाउन जा रहे हैं असम। राजवीर पहली बार जा रहा है। अब होता है ना, जब अगर आपका भी कोई दोस्त है तो आप बोलते हो आज यार आज मेरे घर आलू के परांठे खा ले, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बताओ? तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि भाई प्रांजल और राजवीर ट्रेन में जा रहे हैं। प्रांजल का घर तो असम में ही है बट राजवीर यहाँ पे पहली बार जा रहा है। असम को टी कंट्री भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस हैं, ठीक है, टी के इन द वर्ल्ड। नाउ ड्यूरिंग देयर जर्नी वो चाय के बारे में बात करते हैं कि भाई बहुत सारी स्टोरीज है कि चाय का जो ओरिजिनेट है वो कैसे हुआ ना, चाय कैसे इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, तो वो उनके बारे में डिस्कवर करते हैं। सो कहानी शुरू होती है, ठीक है, चाय के बारे में पूरी की पूरी कहानी है कि कैसे इसकी हिस्ट्री रही, क्या इसकी डिस्कवरी हुई। अब दो फ्रेंड्स हैं प्रांजल और राजवीर जो असम जा रहे होते हैं, प्रांजल के होम टाउन। ट्रेन में बैठे होते हैं और इतने चाय वाला आता है कि चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, और वो बोलते हैं कि हम दोनों भी चाय ले लेते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट सब चाय लेते हैं क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बड़े शौक से पी जाती है ना। कोई भी घर आता है बेटा चाय बनाओ, है ना। सो अब क्या होता है, वो 2 कप ले लेते हैं, बाकी ट्रेन के कंपार्टमेंट में सारे लोग चाय लेते हैं। अब उधर से उनकी जर्नी शुरू होती है। प्रांजल अपनी बुक पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि प्रांजल को इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, अपने घर ही तो जा रहा है, सारी चीजें उसने देख रखी है। बट राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो बाहर की ब्यूटी देखना चाहता है क्योंकि वो असम पहली बार जा रहा है। सो अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दोनों बच्चों में सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। तो आप बता सकते हो कि भाई प्रांजल का बिकॉज वो होम टाउन है, राइट, तो इसीलिए उसे एक्साइटमेंट नहीं है। बट राजवीर इज गोइंग देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ही डिसाइड्स टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। अब वो देखता है बाहर बहुत सारी ग्रीन फील्ड्स उसको दिख रही हैं। राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसे बड़ी बड़ी टी प्लांटेशंस दिखने लगती हैं। बट प्रांजल इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल, उसमें वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं है बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, क्योंकि वो असम का ही रहने वाला है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। और असम को बेटा टी कंट्री भी बोला जाता है। अब राजवीर एक बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक है। अब राजवीर क्योंकि वहां पे पहली बार जा रहा है तो उसने बहुत सारी रिसर्च करी है असम के बारे में। अब उसने पता लगाया कि हाउ टी वॉज डिस्कवर्ड, और वो राजवीर प्रांजल को बताता है कि तुझे पता है कि इट डेट्स बैक टू 2700 BC, यानी कि ये जो चाय है ना ये बहुत पहले डिस्कवरी इसकी की गई थी। अब वो बोलता है कि पहली बार ना चाय चाइना में पी गई, ठीक है, चाइना से फिर वो यूरोप में आई 16th सेंचुरी में, और यूरोप में ना वो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए पी जाती थी, यानी कि एज अ बेवरेज नहीं जैसे हम पीते हैं आज अमृत की तरह, एज अ मेडिसिन वो यूरोप में यूज की जाती थी। अब बहुत सारी स्टोरीज है बोल रहा है वो चाय के बारे में, उनमें से वो 2 स्टोरीज हमें बताएगा। पहली एक चाइनीज एम्परर के बारे में और दूसरी है एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में। तो बोला जाता है एक दिन एक चाइनीज एम्परर था, ठीक है, क्योंकि वहीं से चाइना में शुरुआत हुई इसकी, ये बोला गया है। तो वो क्या कर रहा था, उसका पानी उबल रहा था, ठीक है, वो पानी उबाल रहा था एक पॉट में, और कुछ टी लीव्स उसके मटके में आके गिर गई। जब उसे पिया गया तो उसे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो वहां से टी का जो आगमन है वो हुआ। सो द फॉर्मर लाइक द टेस्ट, यानी कि चाइनीज एम्परर को टेस्ट पसंद आया। बट जो बुद्धिस्ट मॉन्क था, अब ये जब भी ध्यान में जाता इसे नींद आ जाती, तो इसने गुस्से में अपनी आईलिड्स काट के ही फेंक दी। अब जहां जहां इसने फेंकी बोला जाता है वहां से ये पौधे उग गए, और जब इनकी लीव्स को पानी में डाल के पिया गया तो नींद नहीं आई। तो इसीलिए इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज किया जाता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्यों यूज किया,
टू गेट रिड ऑफ स्लीप। तो ये दो इसकी कहानियां हैं। अब ये दो कहानियां उसने बताई। अब जैसे वो डिस्कशन कर रहे थे, फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां पे प्रांजल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं, रिसीव करने आए होते हैं दोनों बच्चों को, और वो उन्हें पहले अपने टी गार्डन में लेकर जाते हैं। सो ऑन देयर वे जब वो एक ब्रिज पे थे, तो साइड में राजवीर देखता है एक भरा ट्रक, बिल्कुल टी लीफ से भरा हुआ ट्रक जा रहा है उसकी साइड से। नाउ अब राजवीर बोलता है कि ये तो सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है। तो प्रांजल के पापा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि राजवीर इतना ज्यादा रिसर्च करके आया, पढ़ के आया है। तो राजवीर बोलता है, हाँ जी अंकल, और मैं चाहता हूं कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो मैं बहुत सारी चीजें सीख कर जाऊं। ही इंटेंडेड टू लर्न अ लॉट मोर। क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट चैप्टर, मिचबिल द ऑटर। ठीक है, चले बच्चों। ऑल राइट। सो मिचबिल द ऑटर में स्टोरी शुरू होती है। ऑथर ट्रैवल कर रहे होते हैं बसरा में। ये चैप्टर्स मैं बार बार ही बोल रही हूँ बच्चों कि मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाए हैं, मैंने आपको लाइन बाय लाइन भी पढ़ाए हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें एक एक चैप्टर मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। ये सारे मिचबिल द ऑटर एवरीथिंग, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको लाइन बाय लाइन देखना है, जो कि एक बार तो आपको देखना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हो। सो भाई लास्ट चैप्टर है हमारा, ये बुक का ही लास्ट चैप्टर है। सो मिचबिल द ऑटर जो है वो शुरू होती है कहानी, ऑथर बसरा में ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अब अपनी जर्नी में ऑथर जो है वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक डॉग पाला था जिसकी डेथ हो गई, और अब वो ना एक ऑटर पालना चाहते हैं। ठीक है, तो लाइफ उनके लिए बहुत लोनली हो गई है, क्योंकि डॉग के जाने के बाद वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक ऑटर रखना चाहते हैं इस बार। तो उनका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि तुम्हें ना मार्शेस यानी कि टिग्रिस रिवर इराक में तुम्हें लेना चाहिए ऑटर, क्योंकि वहां पर ना जो अरब्स है वो उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, और वहां पर तुम्हें एक अच्छा ऑटर मिल जाएगा। अब जब वो बसरा पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया है, बट उनका मेल नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें अभी थोड़े दिन और वहां पर स्टे करना पड़ता है। अब जब वो उनका मेल फाइनली थोड़े हफ्ते बाद आता है, तो वो अपने रूम में जाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि दो अरब जमीन पे बैठे हुए हैं और एक बोरी रखी हुई है, और वो बोरी मूव कर रही है, और एक नोट होता है कि हियर इज योर ऑटर, यानी कि उनके दोस्त ने उनके लिए ऑटर भिजवाया होता है। तो वो जैसे ही बोरी खोलते हैं, एक ऑटर उसमें से बाहर निकल लेता है, वो पूरा मिट्टी में सना हुआ होता है। सो इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। उन्होंने ऑटर को मिचबिल नाम दिया, और शॉर्ट में वो मिच बोलते थे। मिच को थोड़ा सा टाइम लगा ओपन अप होने में और अपनी सराउंडिंग्स को पहचानने में, क्योंकि जनरली एक जानवर को आप लेकर आओगे घर में, जब मैं भी जो को लाई थी तो शी वॉज वेरी साइलेंट, है ना, वो इतना ज्यादा घुल मिल नहीं रही थी। बट देन एक दो दिन बाद फिर जानवर जो होते हैं वो अपना नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है हमें यहीं पे रहना है। अब ही वॉज कवर्ड इन मड, वो पूरे के पूरे मिट्टी में कवर हो रखा था, इस हद तक कि ऑलमोस्ट उन्हें 1 महीना लग गया साफ करने में। ठीक है, एक्चुअल जो उसका कलर है ना वो रिवील करने में, वो उन्हें रोज नहलाते, बट 1 महीना लग गया पूरा साफ करने में। अब मिच को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था, उसे इतना पसंद था कि उसने खुद से नल का खोलना भी सीख लिया था। उसे लगता था कि आप अगर एक भी ड्रॉप पानी की सेव कर रहे हो ना, तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, तो आपको ना पानी की एक भी ड्रॉप सेव नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी की हर एक चीज वेस्ट, मतलब पानी पूरा वेस्ट कर देना है। He believed that each drop of water should be squished and splashed till the bowl had been emptied. Everything was going smoothly in Basra. तो बसरा में ऑर्डर के साथ सब अच्छा जा रहा था, और अब टाइम आ गया था वापस घर जाने का, वापस लंदन जाने का। अब प्रॉब्लम ये थी कि मिचबिल को लंदन कैसे हम लोग लेकर जा सकते हैं। सो ब्रिटिश एयरलाइंस जो थी वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करते थे, वो अपने एरोप्लेन में एनिमल्स को अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, तो उन्हें एक अलग फ्लाइट बुक करने लगी, जिसमें वो मिचबिल को अलाउ कर रहे थे इसी शर्त पे कि आप उसके बॉक्स में लेकर जाओगे, वो एक बॉक्स में पैक रहेगा। तो नरेटर ने उसे 1 घंटा पहले ही बॉक्स में डाल दिया, ताकि थोड़ा सा उसका हैबिट हो जाए, हैबिचुअल हो जाए वो। ठीक, और वो क्या क्विक मील के लिए, यानी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, जल्दी से कुछ खाने के लिए वो फटाफट से वहां पे चले गए उसे बॉक्स में रख के। जब वो वापस आए, ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल एंड मिच हैड क्रिएटेड अ मेस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग। जब वो है वो देख रहे हैं कि बॉक्स बिल्कुल हिल नहीं रहा, उस पर ब्लड हो रखा है,
तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने जब बॉक्स खोला उन्हें पता चला कि मिज ने अंदर की जो लाइनिंग है वो फाड़ दी है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग गई है और ब्लड ड्राई हो गया है। सो अब वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनकी फ्लाइट को भी टाइम हो रहा था, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में वो निकले, ठीक है, केवल 10 मिनट बचे थे उनकी फ्लाइट को टेक ऑफ करने में। तो फटाफट से उन्होंने साफ करा, कैब करी और फटाफट से वो टाइम पे पहुंच गए। अब सब लोग एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बट एक एयर हॉस्टेस थी बहुत प्यारी, जिसे उन्होंने एक्सप्लेन करा सारी चीजें, हु एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। तो उस एयर हॉस्टेस ने परमिशन दे दी कि आप ठीक है बॉक्स को नीचे मत रखो, आप अपनी गोदी में बॉक्स को रख लो। गेविन डेवलप एक्सट्रीम एडमायरेशन। अब गेविन कौन है यहाँ पर, हमारे नरेटर। तो उन्हें बहुत प्यारी लगी वो एयर हॉस्टेस, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं उसके हाथ पे किस करना चाहता था, इतनी दयालु थी वो, ठीक है, शी वॉज वेरी काइंड। एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स, जैसे ही उन्होंने बॉक्स को ओपन किया देखने के लिए मिजबिल ठीक है कि नहीं, मिजबिल बॉक्स से कूद गया। सोचो, भरे एरोप्लेन में मिजबिल बॉक्स से बाहर निकल गया एंड डिसअपियर हो गया और केओस क्रिएट हो गया। जब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, आपकी एनसीईआरटी में फोटो भी है कि कैसे उसने पूरा का पूरा केओस क्रिएट कर दिया, राइट। कि वो जो औरत है, एक औरत थी एरोप्लेन में, वो तो सीट के ऊपर ही खड़ी हो गई और उसे लगा कि ये चूहा है, ठीक है। सो पैसेंजर्स वर फ्राइटेंड, सब लोग डर गए। अ लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर, चेयर के ऊपर एक लेडी खड़ी हो गई और वो क्या करने लगी, डरने लगी, चीखने लगी। अब ऑथर मिजबिल को पकड़ने के लिए आगे गए, बट मिजबिल तो हाथ से छूट गया, बट ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड इन करी। तो एक आदमी करी खा रहा था तो वो ऑथर के पूरे कपड़ों पे गिर गई, तो केओस हो गया। एयर हॉस्टेस ने बोला कि सर आप अपनी सीट पे बैठ जाओ और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऑर्डर को। सो फाइनली वो लेकर आई, फाइनली ऑर्डर खुद ही आ गया था उसके पास एंड वो किसी तरह लंदन पहुंचे। अब जब वो लंदन पहुंचे सारी चीजें सही थी, मिजबिल की हरकतों के बारे में बताया गया कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसे पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद था, मार्बल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसने अपना ही एक गेम बना लिया था सूटकेस से, यानी कि ऑथर के पास एक डैमेज सूटकेस था, तो वो क्या करता, उसे ऐसे खड़ा कर देता। अब वो यहाँ से बॉल फेंकता और बॉल इससे पहले यहाँ आए वो फटाफट से भाग के बॉल को पकड़ लेता। तो उसने एक अपना ही बॉल, अपना ही गेम उसने डेवलप कर लिया था, ठीक है। नरेटर उसे वॉक्स पे भी लेकर जाते और उसके साथ खेला भी करते। अब जब भी नरेटर उसे वॉक पे लेकर जाते तो वो हमें रिएक्शन बता रहे हैं कि लंदन के लोगों के कैसे अलग अलग रिएक्शन रहते। क्योंकि लंदन के लोगों को ऑटर्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कौन सा जानवर है, तो वो वाइल्ड गेस करते कि ये क्या है। कुछ को लगता कि ये गिलहरी है, कुछ को लगता बेबी सील है, कुछ को लगता हिप्पोपोटामस है, तो वो हंसते बहुत ज्यादा कि देखो इसे ये लगता। बट ऑथर बताते हैं कि सबसे ज्यादा शॉकिंग गेस पता है किसने करा, तो मैं लेकर जा रहा था ऑर्डर को और सामने एक लेबरर काम कर रहा था, वो गड्ढा खोद रहा था, तो वो ऐसे देखता है पहले तो और फिर बोलता है ये क्या चीज है, यानी कि ऑथर को ही बहुत हंसे। वो बोलते यार सब लोग एटलीस्ट कुछ जानवर का नाम तो ले रहे थे, बट ये लेबरर बोल रहा है व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि उसे तो समझ नहीं आया कि ये है क्या। तो वो बोल रहे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंज और फनी एक्सपीरियंस तो मेरा ऑटर के साथ यही था। क्लियर एवरीवन? So that's it.